डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर सर काशिफ। आज हम 9 क्लास की कंप्यूटर की न्यू बुक जो 2026 का जो एडिशन आया है उसका आज पहला लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। आज चैप्टर नंबर 1 है और लेक्चर नंबर 1 है, तो आपने इसको अच्छी तरह समझना है और इसी तरह पूरी तरतीब के साथ में सारे लेक्चर्स आएंगे और पहला लेक्चर अच्छी तरह समझें और उसके बाद आपकी एक रूटीन बन जाएगी, डेली लेक्चर आया करेगा और इस तरह तमाम चैप्टर जो आपने पढ़े हैं वो सारे रिवाइज भी हो जाएंगे। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशनल सिस्टम्स और पहला जो टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ सिस्टम के बारे में। सिस्टम आप नॉर्मल लाइफ में अगर देखें तो हर चीज़ जो हो रही है वो एक सिस्टम के तहत हो रही है। आप डेली देखते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। आप सोलर सिस्टम अपने घर में यूज़ कर रहे हैं जिसमें आप लोग सूरज से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाते हैं। इसी तरह ही आपका कंप्यूटर सिस्टम है, खाली कंप्यूटर नहीं होता, कंप्यूटर एज ए सिस्टम देखा जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे कंपोनेंट मिल के काम कर रहे होते हैं। कंपोनेंट से मुराद ये है कि जैसे कंप्यूटर में अगर बात करें उसमें कीबोर्ड है इनपुट के लिए, माउस है इनपुट के लिए, मॉनिटर है आउटपुट के लिए, प्रिंटर है आउटपुट के लिए, तो ये सारी और सीपीयू जो प्रोसेसिंग कर रहा है, तो ये सारी की सारी जितनी भी डिवाइसेस हैं सारी मिल के एक सिस्टम बना रही होती हैं। अगर इस सिस्टम में कोई भी चीज़ अगर मिस होती है, फ़र्ज़ करेंगे आप इनपुट दे रहे हैं लेकिन आउटपुट के लिए आपका वो मॉनिटर नहीं है, तो आपको उसका जो प्रॉपर है वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपकी जो बुक के अंदर जो डेफिनेशन है आपने उसको समझना है इसी हिसाब से। जैसे आपकी समरी के अंदर एक डेफिनेशन है, द सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ द पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल, यानी कि कोई भी गोल अचीव करने के लिए बहुत सारे पार्ट्स मिल के काम करते हैं। आपकी जो अभी न्यू बुक आई है इसमें जो डेफिनेशन है आपने ये याद करनी है क्योंकि आपकी यही इंपॉर्टेंट होगी। तो अभी की जो डेफिनेशन है उसमें आप देखेंगे सिस्टम की डेफिनेशन होगी एन ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज का मतलब है मुनज़्ज़म तरीके से, कलेक्शन ऑफ इंटरडिपेंडेंट आप ये समझें कि बहुत सारे पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। दैट वर्क टुगेदर, जो मिलके काम करते हैं, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, कोई भी जो उसको गोल दिया जाता है अचीव करने के लिए। हर सिस्टम का एक मकसद है, उसने कोई ना कोई गोल अचीव करना है और अचीव अ कॉमन गोल। इट मीन्स कि जो भी सिस्टम है वो किसी गोल अचीव करने के लिए बनाया गया है। तो सिंपल है, आप वो डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे पार्ट जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, एक मुनज़्ज़म तरीके से आपस में उनको जोड़ा जाता है और वो मिल के काम करते हैं और वो कोई ना कोई रिजल्ट जनरेट करते हैं। अब इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, फर्ज करें मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आपके स्कूल के अंदर जो आपका रिजल्ट जनरेट किया जाता है, तो आपके बच्चों का डाटा लिया जाता है, वो सिस्टम को दिया जाता है, सिस्टम में उसके नंबर सारे ऐड किए जाते हैं और उसके बाद आपका रिजल्ट बन जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, मिल के आपका एक सिस्टम आपको रिजल्ट जनरेट करके दे रहा है। और आपकी बुक के अंदर एग्जांपल है कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम मैंने आपको पहले बताया, उसमें बहुत सारी डिवाइसेस हैं। अब इंटरनली उसके अंदर मदरबोर्ड है, उसमें प्रोसेसर है, उसमें पावर सप्लाई है, उसमें हार्ड डिस्क है, वो सारी चीज़ें मिल रही हैं प्रोसेसिंग करने के लिए। इनपुट देने के लिए एक्सटर्नल के तौर पे माउस भी है, कीबोर्ड है, और वो जो रिजल्ट प्रोसेस होकर जनरेट हो रहा है वो आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है मॉनिटर के ऊपर और या प्रिंटर के ऊपर। तो आपने दोनों एग्जांपल दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसमें बहुत सारे लोग भी काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ और कोई ना कोई प्रोसेसिंग हो रही है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं उसके मुताबिक जो भी रिजल्ट जनरेट हो रहा है। जैसे फर्ज करें बैंकिंग सिस्टम है, उसमें लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं, सारे डिपार्टमेंट अपना अपना काम करके बैंक के हिसाब से जो भी रिपोर्ट जनरेट होनी है वो करके दे रहे हैं। और आप कंप्यूटर सिस्टम की एग्जांपल आपके टॉपिक के नीचे पिक्चर भी बनी हुई है, वहाँ पे डिफरेंट शेप्स भी बनी हुई है, इसको आप एज ए एग्जांपल वहाँ पे मेंशन करें। आप देखें कंप्यूटर सिस्टम में सिस्टम यूनिट है जिसको हम सीपीयू कहते हैं। इसके बाद में स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिसमें हार्ड डिस्क भी है, यूएसबी है, डाटा प्रोसेस होकर आप सेव करना चाहते हैं। और उसके बाद में इनपुट डिवाइसेस में माउस और कीबोर्ड आ गया और आउटपुट के लिए आप मैंने बताया कि मॉनिटर और प्रिंटर है। तो आप ये एग्जांपल को कोड कर सकते हैं जब आप सिस्टम की डेफिनेशन लिखेंगे। देखें इस टॉपिक के अंदर शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है। अगर सिस्टम की डेफिनेशन आती है, आपने सिस्टम की डेफिनेशन
ये जो मैंने आपको मेंशन किया है ये आप करें और उसके साथ में एक एग्जांपल कर लें आप। तो एज ए शॉर्ट अगर ये पूरा टॉपिक आता है कि डिस्क्राइब द सिस्टम विद द कंपोनेंट, तो फिर हम पहले इसको करेंगे और उसके बाद उसको किस तरह हमने एक्सप्लेन करना है, उसके अंदर इसके ऑब्जेक्टिव, इसके कंपोनेंट, इसके कम्युनिकेशन और एनवायरनमेंट को भी हम साथ में डिस्क्राइब करेंगे। अब हम समझते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिस्टम क्या है। बेसिक कंसेप्ट से मुराद है यानी कि सिस्टम को आपको समझने के लिए उसके साथ में उसका ऑब्जेक्टिव को भी समझना पड़ेगा, आपको कंपोनेंट्स को भी समझना पड़ेगा, आपको उनकी कम्युनिकेशन, वो आपस में जो उनका ताल्लुक है उसको भी समझना पड़ेगा, और उसके अलावा एनवायरनमेंट को भी समझना पड़ेगा। मैं आसान लफ्जों में आपको बताता हूँ, जैसे डेफिनेशन के अंदर बताया गया सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, तो वो जो कलेक्शन ऑफ पार्ट्स है वो कंपोनेंट है डेट वर्क टुगेदर। इट मीन्स कि उनके दरमियान में कम्युनिकेशन है टू अचीव अ कॉमन गोल, यानी कि उनका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है। तो आप ये समझें कि ये तमाम चीज़ें कुछ कंपोनेंट्स मिल के सिस्टम को बना रही हैं और उनको हम वन बाय वन देखते हैं। अब ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव से मुराद ये है कि आपका जो सिस्टम है उसका कोई ना कोई गोल है, यानी कि उसने कोई ना कोई काम कंप्लीट करना है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मैंने बताया उसका उसने क्या करना है, आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है। इसी तरह ही सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम ने क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देनी है। उसने सन से लाइट लेनी है और आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देनी है। यानी कि सिस्टम क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ आपको काम करके दे रहा है, इसको बोला जाएगा ऑब्जेक्टिव। और इसमें ये देखेंगे, ये सोलर सिस्टम की हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैं कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। कंपोनेंट्स का मतलब है सोलर सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं, उसके बाद केबल है, उसके बाद इन्वर्टर है, फिर ये जो सारी चीज़ें हैं जिनको हम कंपोनेंट बोल रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मिल के आपको एक ऑब्जेक्टिव आपका जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, वो कंप्लीट करके दे रहा है। तो कंपोनेंट सारे के सारे, मैंने शुरू में हमने डेफिनेशन में भी देखा था, ऑर्गेनाइज होते हैं, यानी कि सारे की सारी चीज़ें मिल के काम कर रही होती हैं। इनमें से एक भी चीज़ अगर ख़राब होगी आपकी सोलर प्लेट नहीं होती तो बाकी कंपोनेंट कोई काम नहीं कर सकते। आपके सोलर प्लेट्स हैं, आपके केबल नहीं है तो आप कोई भी रिजल्ट जनरेट नहीं कर सकते। अगर आपकी केबल भी है, सोलर भी है और आपके पास इन्वर्टर नहीं है तो आप बहुत सारी चीज़ें उनके साथ नहीं कर सकते। जो चीज़ें डायरेक्ट चल रही होंगी वो चलेंगी, लेकिन अगर आप पूरा अपना घर का सिस्टम चलाने जा रहे हैं वो नहीं होगा। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं एक दूसरे के साथ जुड़ी भी हुई हैं और मिलके काम भी कर रही हैं। तो अभी हमने ऑब्जेक्टिव को देखा कि ऑब्जेक्टिव जो है कि हर सिस्टम का कोई ना कोई मकसद है, और इसी तरह हर सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो मिलके कोई काम कर रही हैं उनको हम कंपोनेंट बोलेंगे। ऑब्जेक्टिव को अब आपने समझ लिया है, आपने कंपोनेंट्स को भी समझ लिया है। अब आप देखेंगे इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट वो हालात हैं जिसके अंदर सिस्टम काम कर रहा है, वो उसको एक्सटर्नली अफेक्ट करता है। यानी कि आपका जो सिस्टम है, फ़र्ज़ करें कि आपका रडार सिस्टम है जो कि आपको वेदर फोरकास्ट बता रहा है, उसने आपके बाहर के माहौल में, बाहर अगर बहुत ज़्यादा धूप है उसने वो टेम्परेचर बताना है, अगर मौसम अच्छा है, बादल आए हुए हैं तो उसने उसके हिसाब से बताना है, हवा की रफ्तार के हिसाब से उसने आपको बारिश भी प्रेडिक्ट करनी है। तो इसका मतलब है कि एक्सटर्नल जो है जो कंडीशंस, वो उसके मुताबिक आप लोग उसका रिजल्ट निकाल रहे हैं। अब सोलर सिस्टम की मैं पहले बात कर रहा था। सोलर सिस्टम में देखें धूप ज़्यादा है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा मिलेगी, अगर बादल आए हुए हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी कम मिलेगी। तो इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट जो है वो सिस्टम को अफेक्ट करता है, वो इंटरनली भी करता है और एक्सटर्नली भी करता है। तो आपने इन्वायरमेंट को के बाद आ गया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है कि बहुत सारी डिवाइसेस जो हैं किसी सिस्टम के अंदर हैं, वो आपस में मिल के काम कर रही हैं। तो जो मिल के काम कर रही हैं इसका मतलब उनके दरमियान में कोई ना कोई कम्युनिकेशन है। आप कंप्यूटर सिस्टम की ले लें तो कंप्यूटर ने क्या करना है, आपने जब उसको इनपुट देनी है, इनपुट देने के बाद आपने कोई भी प्रोसेसिंग करवानी है, उसके बाद आपने डाटा स्टोर करवाना है, स्टोर करने के बाद आपने उसमें से डाटा लेना है मेमोरी में से, आपने फिर दोबारा प्रोसेसिंग करके कोई रिजल्ट जनरेट करना है। तो इसका मतलब है कि वो तमाम की तमाम डिवाइसेज जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं और कोई ना कोई रिजल्ट जनरेट कर रही हैं। अब देखें बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिस्टम्स आ गया, उसमें ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन आप देखेंगे, एवरी सिस्टम हैज अ पर्पस और गोल दैट इट विश टू फुलफिल। यानी कि सिस्टम का, हर सिस्टम का कोई ना कोई गोल है, पर्पस और गोल जो कि उसने कंप्लीट करना है। इसी तरह कंपोनेंट्स की मुराद है, कंपोनेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी सिस्टम, ईच कंपोनेंट प्लेज अ स्पेसिफिक रोल।
तो ऑब्जेक्टिव की आपने एग्जांपल देख ली कि ऑब्जेक्टिव कोई भी सिस्टम है, उसने जो रिजल्ट जनरेट करना है एंड के ऊपर, वो उसका ऑब्जेक्टिव होगा। कंपोनेंट से मुराद है कि कोई भी सिस्टम है उसके अंदर जो डिफरेंट किस्म की चीज़ें काम कर रही हैं, वो सारी मिल के जो काम कर रही हैं, वो जो पार्ट्स हैं एक सिस्टम के, उनको बोला जाएगा कंपोनेंट्स। उसके बाद इन्वायरमेंट है, इंक्लूड्स एवरीथिंग एक्सटर्नल, यानी कि बाहर आपके सिस्टम के बाहर वाली साइड से जो भी चीज़ें उसके साथ कनेक्ट हैं उनको इन्वायरमेंट कहा जाएगा। टू द सिस्टम दैट इंटरेक्ट विद इट, जो कि उसके साथ ताल्लुक बनाती हैं। एक्सटर्नली चीज़ें हैं लेकिन वो मिल के सिस्टम को इफेक्ट भी कर रहे हैं और सिस्टम कोई ना कोई उनके मुताबिक कोई ना कोई रिजल्ट भी जनरेट कर रहा है। ये इंटरनली भी इफेक्ट कर रहा होता है और एक्सटर्नल भी इफेक्ट कर रहा होता है। कम्युनिकेशन का मतलब है कि जितनी भी डिवाइसेज हैं आपके सिस्टम के अंदर, वो सारी की सारी मिल के कोई ना कोई काम कर रही हैं। वो जो सिस्टम के दरमियान में आपस में इंटरेक्शन है, वो जो आपस में मिल के काम कर रही हैं, उसको बोला जाएगा कम्युनिकेशन। तो अभी तक का आपका कंप्लीट टॉपिक जो है सिस्टम के बारे में। अब सिस्टम में ये भी बता दूं कि सिस्टम भी टाइप्स भी होती हैं। एक सिंपल सिस्टम भी होता है, जैसे फर्ज करें आपका ओवन का जो है जिसमें टेम्परेचर आपने थर्मोस्टेट से ज़्यादा करना है, कम करना है, वो एक सिंपल सिस्टम है। अगर आप थोड़ा सा कम्प्लेक्स सिस्टम की बात करें तो उसमें आपका ह्यूमन का जो सिस्टम है, आप देखें आपकी बॉडी का पूरा सिस्टम है, बहुत सारे पार्ट्स हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं। आपकी पूरी बॉडी काम तब करनी है जब आपके दिमाग ने उसको सिग्नल भेजना है। तो अगर आपकी कोई भी बॉडी का हिस्सा काम नहीं कर रहा होगा तो आपकी पूरी बॉडी अफेक्ट होती है। और इसके अलावा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको भी हम कम्प्लेक्स सिस्टम बोलेंगे, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी डिवाइसेज हैं और बहुत सारी चीज़ें मिल के कोई ना कोई रिजल्ट जनरेट कर रही होती हैं। बहुत सारे इन्वायरमेंट भी और उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, बहुत सारी लोग भी उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं, और फिर जाके कोई ना कोई प्रोसेसिंग होने के बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक या आपके ऑफिस के मुताबिक कोई ना कोई रिजल्ट जनरेट होता है। तो इस टॉपिक में हमने सिस्टम की थ्योरी ऑफ सिस्टम के अंदर हम सिस्टम की डेफिनेशन के बारे में हमने समझ लिया। सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें मिलकर काम कर रही हैं, कुछ ना कुछ गोल अचीव कर रही हैं। उसके बाद में सिस्टम की जो एग्जांपल्स हैं उसमें हम इंफॉर्मेशन सिस्टम की भी दे सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम की दे रहे हैं। कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो भी आपने सब समझ आ गई होगी। उसके बाद हम आ जाएंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिस्टम में, यानी कि ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन के बाद हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिस्टम के अंदर आप 4 पार्ट्स को देखेंगे। उसमें ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि क्या ऑब्जेक्टिव है, हर सिस्टम का कोई ना कोई गोल या कोई ना कोई मकसद है, उसको ऑब्जेक्टिव बोला जाएगा। उसके बाद में बहुत सारी सिस्टम के पार्ट्स हैं जो मिलकर कोई काम कर रहे होते हैं, तो उनको हम कंपोनेंट बोलेंगे। कंपोनेंट्स समझ लें, या जो सिस्टम है उसको जो आपका माहौल है या जो आपका इन्वायरमेंट है वो अफेक्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग, जो बाहर का माहौल है उसको हम इन्वायरमेंट बोलेंगे। और उन तमाम पार्ट्स का आपस में जो ताल्लुक है उसको हम लोग कम्युनिकेशन बोलेंगे। तो सिस्टम का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको इस सिस्टम में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, यानी कि डिस्क्राइब द सिस्टम विद द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिस्टम, तो फिर आप ये पूरा टॉपिक लिखेंगे। अगर आप बीच में से डेफिनेशन आ जाती है कि राइट अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा। इसी तरह कम्युनिकेशन के बारे में भी आ सकता है, इन्वायरमेंट के बारे में भी आ सकता है, और सिस्टम की डेफिनेशन भी आ सकती है। तो आपने जितने भी टॉपिक्स हैं शॉर्ट में लिखने हैं, आपने डेफिनेशन लिखनी है, और डेफिनेशन के बाद आपने एक एग्जाम्पल लाजमी देनी है। मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनके लिए फ़र्स्ट टाइम में जो पढ़ रहे हैं, तो आपने उसको अच्छी तरह समझना है। जो शॉर्ट का क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होता है, उसमें आप डेफिनेशन और साथ में एग्जाम्पल दे दें तो आपके नंबर मुकम्मल आ जाएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपने पूरे टॉपिक को डिटेल से एक्सप्लेन करना है, तो फिर आप इसमें से ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पे इसको क्लोज़ करते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो लेक्चर नंबर 2 होगा, वो सॉफ्टवेयर के बारे में। तो आप इसको अच्छी तरह समझें। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिख दिया करें, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर जो मैंने मेंशन किया हुआ है अपने पेज के ऊपर, वहाँ पे मुझे मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और आपने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में कंफ्यूज नहीं होना। जब ये चैप्टर सारा मुकम्मल हो जाएगा तो मैं शॉर्ट क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज किए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन हैं और MCQ, उसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन में क्या है और आपने कहाँ कहाँ से ये डाटा कहाँ कहाँ तक लिखना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका कंप्यूटर टीचर सर काशिफ। कल लास्ट लेक्चर हमारा था चैप्टर 1 का फर्स्ट लेक्चर था, जो कि सिस्टम के बारे में था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और आज का हमारा सेकंड लेक्चर है सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर से मुराद है वो एप्लीकेशंस जो कि सिस्टम को ये बताती हैं कि उसने काम कैसे करना है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं जो आपकी बुक के अंदर है।
देखिए, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स का मजमूआ है, एंड इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। यानी कि वो इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को दी जाती हैं और कंप्यूटर को बताया जाता है कि उसने कैसे काम करना है। तो सॉफ्टवेयर दो किस्म के होते हैं, एक जो कि सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल हुए होते हैं सिस्टम के अंदर, उनको कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि बाद में इंस्टॉल किए जाते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब आपने न्यू कंप्यूटर लिया है या आपने न्यू मोबाइल लिया है, तो आपको कोई भी एप्लीकेशन जो आप बाद में यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं, मैं मोबाइल की बात कर रहा हूँ, वो जो एप्लीकेशन बाद में इंस्टॉल होंगी वो होगी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो आप नया मोबाइल लेके आए हैं, जैसे अब आपने एंड्रॉयड का जो सॉफ्टवेयर है वो होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम जो स्टार्ट में जो पहले से इंस्टॉल हुई हुई एप्लीकेशन होती हैं उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है, और जो एप्लीकेशन आप बाद में प्ले स्टोर में से इंस्टॉल कर रहे होते हैं या यूएसबी से या सीडी से आप लोग अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहे होते हैं, उनको बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो उनके बुनियादी जो उनका दरमियान में डिफरेंस है वो यही है कि जो पहले से इंस्टॉल हुई एप्लीकेशन हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगी, और एक जो बाद में इंस्टॉल होंगी वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगी। इंसान का भी अब सॉफ्टवेयर जो कि स्टार्ट में आपका है, जो आप प्रोफेशनल लाइफ में जाने से पहले जो आपका सॉफ्टवेयर है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और बाद में जो आप बहुत सारी चीज़ें बाहर में अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं वो कहलाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और आपने एक वो भी बात सुनी होगी कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। सॉफ्टवेयर अपडेट का मतलब यही है कि उसके अंदर जो गलत एप्लीकेशन आ गई हैं वो सारी डिलीट करके उसको दोबारा सिस्टम सॉफ्टवेयर वाली पोजीशन में लाया गया है, तो उसको बोला जाता है कि उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। अभी इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल लेते हैं। मैंने बताया कि दोनों टाइप्स हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर से मुराद है इट इज डिजाइन टू मैनेज द सिस्टम रिसोर्सेज, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब है कि उसके सिस्टम के जो रिसोर्स हैं उनको मैनेज करने के लिए, और प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म मुहैया करती है कुछ काम करने के लिए। आप इसके एग्जांपल के ले लेंगे, आपका सीपीयू है कंप्यूटर जो आपका है, उसमें हार्ड डिस्क भी है, उसमें पावर सप्लाई भी है, उसमें मदरबोर्ड भी है, उसमें प्रोसेसर भी है, कीबोर्ड माउस। लेकिन अगर जब तक उसमें सॉफ्टवेयर नहीं होगा, जिसको सिस्टम सॉफ्टवेयर हम कह रहे हैं, वो नहीं होगा तो वो कैसे काम करेगा। तो कोई भी ऐसी डिवाइस जिसके अंदर सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है, आजकल हमारी सारी डिजिटल डिवाइसेज हैं, सबके अंदर सॉफ्टवेयर है, किसी भी चीज़ का सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है तो आपकी वो सारी की सारी चीज़ें यूजलेस हो जाती हैं। जैसे आपकी ऑटोमेटिक मशीन है, वॉशिंग मशीन जो है, उसका सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाए, जब तक वो सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा आप कोई भी काम नहीं कर सकते। आपका कंप्यूटर का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ख़राब हो गया, करप्ट हो गया, तो आपको वो दोबारा करवाना पड़ेगा, फिर ही वो सिस्टम काम करेगा। आपका मोबाइल का अगर सॉफ्टवेयर, एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर अगर करप्ट हो जाए तो वो भी आपको दोबारा करवाना पड़ता है। जब तक वो सॉफ्टवेयर नहीं करते तब तक सिस्टम को नहीं पता कि उसने क्या काम करना है। तो यही डेफिनेशन है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि बाद में सिस्टम को काम करने के लिए यूज होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है इट इज डिजाइन टू हेल्प यूजर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनना है यूजर को काम करने के लिए, हेल्प करने के लिए। जो सॉफ्टवेयर हैं वो हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो हैं जो सिस्टम को मैनेज करने के लिए, सोर्स को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। जो यूजर को यूज करने के लिए, हेल्प करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बने हैं उनको बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अगर एग्जांपल देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसका नाम विंडोज है। विंडोज के बहुत सारे वर्जन, ये 95 से हम देख रहे हैं, 95 था, उसके बाद एक्सपी आ गया, एक्सपी के बाद 7, 8, 9, 10, 11, तो ये डिफरेंट वर्जन आते रहते हैं, वो अपडेट होते रहते हैं। उसके बाद में डिवाइस ड्राइवर्स का मतलब है कि बहुत सारी डिवाइसेज जो आपके कंप्यूटर में लगी हुई हैं उनके पीछे भी जो फाइल्स हैं जो उनको बताती हैं कि इन्होंने काम कैसे करना है। जैसे आपने प्रिंटर लगाया कोई न्यू मॉडल का और आपकी विंडोज़ पुरानी है, तो आपको उसके ड्राइवर्स यानी कि उसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो ही सिस्टम को पता चलेगा कि कौन सी डिवाइस में से अटैच हुई है, उसको कैसे इंस्टॉल करना है और फिर उसने कैसे परफॉर्म करना है। और लास्ट पे आगे यूटिलिटी प्रोग्राम, वो प्रोग्राम्स हैं जो पहले से इंस्टॉल होकर आते हैं आपकी विंडोज़ के अंदर। उसमें एंटीवायरस है, डिस्क क्लीनअप का मतलब है आपकी डिस्क जो है उसके ऊपर जो डाटा होता है उसको क्लीन करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर होता है जो कि पहले से इंस्टॉल होते हैं, जो प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, उनको बोला जाएगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की 3 एग्जांपल्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर्स है और यूटिलिटी प्रोग्राम। इसी तरह ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है बाद में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसर लिखा हुआ है, वर्ड प्रोसेसर का काम यह है आपने कोई ऐसे लिखना है, आपने कोई स्टोरेज लिखनी है, आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जाके वर्ड प्रोसेसर यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करना है, तो वो एग्जाम्पल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की।
इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेल भी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी है, वो भी सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। सेकंड के ऊपर वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर में वो ब्राउजर आएंगे जिनके ऊपर आप इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे आप गूगल क्रोम के ऊपर काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एज है, उसके बाद सफारी है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं वेब ब्राउजर जिनके ऊपर आप लोग इंटरनेट यूज करते हैं। उसके बाद गेम्स हैं, गेम्स माइनक्राफ्ट भी है, उसके अलावा जो अभी मोबाइल के अंदर बहुत सारी गेम्स हैं, वो सारी जो गेम्स हैं वो भी सारी एप्लीकेशंस हैं। और फोर के ऊपर मीडिया प्लेयर है। मीडिया प्लेयर भी कुछ पहले से इंस्टॉल हुए थे, विंडोज का जो मीडिया प्लेयर है वो विंडोज मीडिया प्लेयर है। और उसके अलावा आप लोग VLC भी यूज़ करते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो जितने भी आपको ये सॉन्ग सुनने के लिए, वीडियोस देखने के लिए जितने भी सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं उनको बोला जाता है मीडिया प्लेयर्स के सॉफ्टवेयर। तो ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है। तो अभी तक आप लोगों ने ये समझ लिया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स हैं जो कि सिस्टम को बताते हैं कि सिस्टम ने काम कैसे करना है। विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर या आपकी कोई भी डिवाइस यूजलेस है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है, दो किस्म है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन आपने पढ़ ली कि इट इज डिजाइन टू मैनेज द सिस्टम रिसोर्सेज, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आपने डेफिनेशन ले ली, इट इज डिजाइन टू हेल्प यूजर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। इसके एग्जांपल्स आपने एक दफा देख ली कि ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी प्रोग्राम डेफिनेशन एग्जांपल्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। और वर्ड प्रोसेसर, गेम्स, वेब ब्राउजर और मीडिया प्लेयर एग्जांपल्स हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। इस टॉपिक के एंड पे आप देखेंगे कि वहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो तीनों, उनके दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है उसको भी एक दफ़ा आप समझ लें। उनका पर्पज़ यही है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का पर्पज़ ये है कि इट इज़ डिज़ाइन टू मैनेज द सिस्टम रिसोर्सेज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मकसद है इट इज़ डिज़ाइन टू हेल्प यूज़र परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, यानी कि वो सिस्टम को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होगा और ये यूज़र को हेल्प करने के लिए इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल इसकी देखें तो एग्जाम्पल में अगर दोनों के दरमियान में डिफरेंशिएट देखें तो एग्जाम्पल्स में ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर है, यूटिलिटी प्रोग्राम है। और इसी तरह ही जो उसकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं वर्ड प्रोसेसर है, वेब ब्राउजर है, गेम्स है और मीडिया प्लेयर है। और अभी लास्ट वाला जो टॉपिक है यानी कि डिफरेंस के दरमियान में जो लास्ट है वो है इंस्टॉलेशन का। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर, आप ज़हन में ये रखिएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, यानी कि जब आप कोई भी डिवाइस लेते हैं तो उसका जो पहला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ होता है उसको बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन वो सॉफ्टवेयर है जो कि बाद में यूज़र अपने हिसाब से, यानी कि जो इसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता है उसको बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब आपका सॉफ्टवेयर का टॉपिक भी एक दफ़ा क्लियर हो गया, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर भी क्लियर हो गया एग्जाम्पल्स के साथ, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी क्लियर हो गया। और इसके बाद दोनों के दरमियान में जो डिफ्रेंशिएट है वो भी 3 पॉइंट्स के साथ आपने, अब इसको भी मैं समझा देता हूं। अगर आपको फर्ज करें कि लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इसको इसी तरह ही डिटेल के साथ लिखेंगे, दोनों पार्ट्स को अलग अलग लिखेंगे, उसके एग्जाम्पल देंगे। फर्ज करेंगे ये आपको शॉर्ट में आता है तो आप सिस्टम की डेफिनेशन अलग से याद करें, आप सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन याद करें, साथ में आप 3 एग्जाम्पल्स हैं, आप 2 भी दे सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन भी आपने याद करनी है, उसकी भी 3 एग्जाम्पल्स हैं, उनमें से 2 को करें। और डिफ्रेंशिएट जो है वो ये याद रखिएगा कि आपके जिस भी टॉपिक में दोनों के दरमियान में डिफ्रेंशिएट का आता है क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने डिफ्रेंशिएट दोनों के दरमियान में जो 3 डिफरेंस हैं ये आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। तो हमारा सॉफ्टवेयर का टॉपिक अब कंप्लीट हो गया। तो हम नेक्स्ट 1.3 जो वॉन न्यूमन के बारे में है कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कौन सा है उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर सर काशिफ। आज का हमारा 3rd लेक्चर है और उसके पहले हमने सिस्टम के बारे में पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में, और 2nd लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे वॉन न्यूमन के आर्किटेक्चर के बारे में। देखिए, आप लोग अभी कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो आपको बेसिक चीज़ें ये पता होनी चाहिए कि आपके CPU में कौन कौन सी चीज़ें हैं। बहुत सारे बच्चे जब लैब में जाते हैं तो उनको ये भी नहीं पता होता कि CPU में कौन सी डिवाइसेज है। CPU में मैं आपको मेन बताता हूँ कि आपका एक CPU होता है, एक कंप्यूटर होता है जो वो डेस्कटॉप भी हो सकता है और टावर भी हो सकता है। उसके साथ में एक मॉनिटर पड़ा होता है, या मॉनिटर होगा या LCD होगी। उसके साथ में जिसे आप टाइप कर रहे होते हैं वहाँ कीबोर्ड होता है और माउस होता है। और इसका मतलब है कि वो जो मॉनिटर है उसके ऊपर आप लोग कोई आउटपुट देख रहे होते हैं। आप इनपुट देने के लिए जो डिवाइसेज यूज़ करते हैं वो माउस और कीबोर्ड है। और CPU जो है वो प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है। और एक बीच में जो इंटरनल जो
बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं, उसके अंदर एक मेमोरी होती है, एक स्टोरेज डिवाइस होती है। तो ये बेसिक आपको कम से कम पता होना चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी बारे में है कि जो पहले ओल्ड सिस्टम थे वो बहुत कम्प्लेक्स सिस्टम थे, बहुत बड़े बड़े सीपीयू, और हार्ड डिस्क का साइज भी कई तस्वीरों में हमने देखा है। हमने वैसे तो नहीं फिजिकल देखी, लेकिन बहुत सारी तस्वीरों में हमने देखा है कि बहुत बड़े साइज की हार्ड डिस्क है, और उसका साइज होता था 1 MB, 10 MB, 20 MB, MBs में होता था। MBs के बाद वो GBs में आया, और अभी इस टाइम पे हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, हम लोग मिनिमम GBs के अंदर यूज़ कर रहे हैं, और उसके आगे वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर हार्ड डिस्क भी चली गई हैं। हार्ड डिस्क में भी बहुत सारी डिफरेंट किस्म की SSD भी आ चुकी हैं, और बहुत सारा चेंज भी हो गया। अब जो पुराना था दौर, उसमें जो आर्किटेक्चर था वो बहुत बड़े लेवल पे, केबलिंग बहुत ज़्यादा थी, बहुत कम्प्लेक्स सिस्टम था। तो फिर 1940 में एक साइंटिस्ट थे जो मैथमेटिशियन एंड फिजिस्ट थे, जॉन वॉन न्यूमन उनका नाम था। उन्होंने एक थ्योरी पेश की थी कि सिस्टम को 4 कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होना चाहिए। 4 कंपोनेंट वही हैं जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, मैंने पहले भी बताया। मेमोरी है, CPU है, और इनपुट डिवाइसेज हैं और आउटपुट डिवाइसेज हैं। यानी कि आप इनपुट देंगे, प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होकर मेमोरी के थ्रू आपके आउटपुट डिवाइसेस पे चली जाएगी, और आपको उससे रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपकी जो बुक के अंदर जो डेफिनेशन लिखी हुई है वहां पे है, द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इज अ कंप्यूटर पैराडाइम, यानी कि कंप्यूटर का एक मॉडल है, दैट डिस्क्राइब ए सिस्टम इन विच द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर हैज 4 प्राइमरी कंपोनेंट्स। यानी कि एक मॉडल है जिसमें 4 कंपोनेंट है आपके सिस्टम के, और वो 4 कंपोनेंट आप मैंने पहले भी बता दिए। एक मेमोरी है, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जिसको हम लोग CPU बोलेंगे, और एक आपका इनपुट डिवाइसेस है, और एक आउटपुट डिवाइसेस है। वहां पे इनपुट मैकेनिज्म भी लिखा हुआ है और आउटपुट मैकेनिज्म भी लिखा हुआ है। उसका मतलब है कि इनपुट कैसे तरीके से आपको दिया जा रहा है, तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी देखें, स्टोरेज डिवाइस है आपकी, लेकिन आप कहेंगे कि स्टोरेज तो हमारी हार्ड डिस्क में हो रही होती है। हार्ड डिस्क में परमानेंट अगर आपने कोई डाटा स्टोर करना है तो वो हार्ड डिस्क के अंदर होगा, और अगर आपने कोई भी काम करना है, आपने कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दी है कि मैंने ये काम करना है, अब फर्ज करें आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई फाइल लेनी है, तो वो पहले फाइल आपके स्टोरेज में से मेमोरी में आएगी, मेमोरी के अंदर उसको एक स्पेस मिलेगी, उसके बाद आप उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। तो जो मेमोरी के अंदर जो डाटा आ जाता है वो इजी होता है सिस्टम को प्रोसेस करना, ना कि हार्ड डिस्क में। यानी कि हार्ड डिस्क एक बहुत बड़ा स्केल है जिसके ऊपर बहुत सारा डाटा स्टोर हुआ हुआ है, उसमें से जो सिर्फ आपने एक काम करना है वो आपकी मेमोरी में आ जाएगा, और उसको आगे सिस्टम प्रोसेस करेगा। अगर उसने दोबारा डाटा वो सेव करवाना है तो वहीं से मेमोरी में से दोबारा सेव हो जाएगा। यानी कि इस आर्किटेक्चर में यही है कि मेमोरी क्या करेगी, आपका एक स्मॉल पार्ट को लेके आएगी और वो उसको प्रोसेसिंग करवा देगी। आप मोबाइल से, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। अब जब भी आप मोबाइल लेने जाते हैं तो आप 2 चीजें बोलते हैं कि मैंने मोबाइल लेना है, उसकी मेमोरी होनी चाहिए 4, और उसकी हार्ड होनी चाहिए, यानी कि स्टोरेज होनी चाहिए 128। वो 8 या 4, यानी कि पहले 2 GB होता था, उसके बाद 4, अभी 8, 16 काफी आगे चले गई है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि वो जो 4 है वो मेमोरी है, और जो 128 या 64 है या 32 है वो है स्टोरेज, जिसमें आपकी पिक्चर्स, आपका सारा डाटा सेव होता है। मेमोरी के अंदर डाटा परमानेंट स्टोर नहीं होता। जो आपने काम किया है, जैसे ही आपने काम मुकम्मल किया, आपका सिस्टम रिस्टार्ट हुआ है, आपकी मेमोरी बिल्कुल क्लियर हो गई है। लेकिन मेमोरी का होना लाजमी है। अगर आपकी मेमोरी काम ना कर रही हो, जिसको हम रैम बोलते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, उसकी भी बहुत सारी टाइप है, क्योंकि यहाँ पे डिटेल नहीं है तो हम अभी नहीं करेंगे। आगे जाके किसी चैप्टर के अंदर इसकी डिटेल आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि रैम की कितनी टाइप्स हैं। तो रैम से मुराद यही है कि मेमोरी, और मेमोरी का काम यह है कि उसने स्मॉल स्केल के ऊपर जो डाटा लेना है प्रोसेसिंग करवाने के लिए वो उसमें आएगा, और उसके बाद प्रोसेसिंग होगी, और अगर उसने स्टोर होना है तो फिर दोबारा मेमोरी में से दोबारा आपके स्टोरेज डिवाइस में सेव हो जाएगा। मेमोरी की आपको अभी समझ आ गई है। अभी नेक्स्ट पे हम देखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से मुराद है प्रोसेसिंग, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने क्या करनी है, प्रोसेसिंग करनी है। जो भी आपने सिस्टम को काम दिया है करने के लिए, वो एक दफ़ा स्टोरेज डिवाइस से मेमोरी में आ गया, मेमोरी से वो प्रोसेसिंग के लिए चला गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में भी आगे 2 कंपोनेंट है, एक है ALU, एक है CU। CU से मुराद है कंट्रोल यूनिट,
और ALU से मुराद है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। आपको पता है कि अरिथमेटिक का मतलब है कैलकुलेशन, आपने डिवाइड करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, जो भी आपने कैलकुलेशन करनी है, मैथ की कैलकुलेशंस, वो करेगा ALU। अब फर्ज करें आपने एक टास्क दिया है कंप्यूटर को करने के लिए, आपकी बुक के अंदर भी एग्जांपल है कि आपने एक प्रोसीजर है पूरा मुकम्मल, उसमें जो कैलकुलेशन का काम है पहले उसका प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, जहां पे कैलकुलेशन का काम आया वो चला गया ALU के पास, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास, और जो बाकी जो जितना भी प्रोसीजर है वो सारा के सारा कंट्रोल कर रहा है कंट्रोल यूनिट, यानी कि आपके सिस्टम की सारे काम, आपके सारी डिवाइसेस को, आपके सारे काम को जो मैनेज कर रहा है वो कर रहा है कंट्रोल यूनिट, और उसके अंदर जो कैलकुलेशन से रिलेटेड या मैथ से रिलेटेड कोई भी काम आएगा तो वो करेगा ALU। तो अभी आपको CPU की समझ आ गई कि प्रोसेसिंग जितनी भी जो भी डाटा आपको प्रोसेस करने के लिए दिया जाता है, यानी कि आप सॉन्ग लगाते हैं तो वो कंट्रोल यूनिट ने करना है, आप वेबसाइट अपनी ओपन करते हैं कंट्रोल यूनिट ने करना है, लेकिन आप जहां पे कोई मैथ से रिलेटेड को काम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फार्मूलाज वगैरह करेंगे तो वो करेगा ALU, और बाकी जितना भी आपके एप्लीकेशन है उनको मैनेज क्या कर रहा होगा CU। तो आपको ALU की भी अब समझ आ जानी चाहिए और कंट्रोल यूनिट की भी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट पे आ गया इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आप फिलहाल एग्जांपल लेंगे कीबोर्ड की और माउस की। कीबोर्ड और माउस का काम यह है कि आपने सिस्टम को कुछ बताना है, यानी कि आप अगर सिस्टम खोलते हैं, सिस्टम को जब तक आप इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे या अपने मोबाइल को आप इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, आपके मोबाइल का जो टच पैनल है वहां से इनपुट आपके सिस्टम को जा रही है और फिर ही आपका मोबाइल काम करता है। अभी तो वॉइस से भी आप उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, वो भी आपके इनपुट डिवाइसेस है। तो इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड और माउस सिस्टम को कोई इंस्ट्रक्शन देंगे काम करने के लिए, जो कि वो बाद में प्रोसेसिंग करेगा, उनको बोला जाएगा इनपुट डिवाइसेस या इनपुट मैकेनिज्म, यानी कि क्या किस तरीके से आप कोई भी सिस्टम को इनपुट दे रहे हैं। अब आ गया नेक्स्ट पे, आ गया फोर्थ नंबर पे आउटपुट डिवाइसेस या आउटपुट मैकेनिज्म। आउटपुट आपको समझ आ गई, आपने सिस्टम को इनपुट दिया, सिस्टम ने मेमोरी ने वो डाटा उठाया जिसकी प्रोसेसिंग होनी है, वो प्रोसेसिंग का काम चला गया आपके CPU के पास, CPU ने ALU और CU की मदद से आपके डाटे को प्रोसेस करवाया। प्रोसेस जब कंप्लीट हो गया तो उसके बाद उसने आपको विजुअल की शक्ल में, अगर आपने स्क्रीन पे देखना है तो आपको वो मॉनिटर के ऊपर दिखा देगा, आप उससे जो भी आपने देखना है वो निकाल लेंगे। अगर आपको वो पेपर की शक्ल में चाहिए तो उसका प्रिंट निकाल देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले इनपुट से आपको डाटा फीड करते हैं सिस्टम को, सिस्टम उसके बाद मेमोरी में वो डाटा आता है जो भी प्रोसेस होना चाहिए, उसके बाद वो चला जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बाद, और उसके बाद वो आपको आउटपुट की शक्ल में, बहुत सारी शक्ल में नजर आ जाता है, चाहे वो मॉनिटर में नजर आए या प्रिंटर के ऊपर नजर आए। तो अभी आपका ये पूरा तकरीबन सारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। एक सिर्फ चीज रह गई है सिस्टम बस के बारे में, वो मैं थोड़ी सी डिटेल में आपको दोबारा समझा देता हूँ। तो आप ये देख लें कि वॉन न्यूमन का जो आर्किटेक्चर है, अभी के जो कंप्यूटर चल रहे हैं वो वॉन न्यूमन के आर्किटेक्चर के ऊपर चल रहे हैं। 1940 में ये थ्योरी पेश हुई थी और अभी तक उसी तरह चल रही है। वो स्मॉल होता गया, उस वक्त साइज बड़ा होगा, लेकिन अभी जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है अभी तो सिस्टम का साइज बहुत छोटा हो गया और लैपटॉप बहुत आ गए हैं, बहुत स्लिम, उसमें आप ये सारे का सारा काम कर सकते हैं। जितनी भी आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जितनी भी आप डिजाइनिंग कर रहे हैं, सारा काम अब आप इन 4 कंपोनेंट्स की बेस के ऊपर आप कर लेते हैं। टॉपिक के एंड के ऊपर एक लिखा हुआ है सिस्टम बस के बारे में। सिस्टम बस की डेफिनेशन है, सिस्टम बस फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ डाटा बिटवीन कंपोनेंट्स, यानी कि आपके सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान में जो डाटा की मूवमेंट होती है वो होता है सिस्टम बस के जरिए। यानी कि कंप्यूटेशनल सिस्टम के अंदर जो डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, एक कंपोनेंट से दूसरी जगह जा रहा है, तो वो सिस्टम बस कहलाएगा। और सिस्टम बस में आप देखेंगे डाटा बस एक इसका कंपोनेंट है जिसका काम है ट्रांसपोर्ट डाटा, यानी कि एक जगह से, एक कंपोनेंट से दूसरी जगह डाटा को ट्रांसपोर्ट करना है। एड्रेस बस से मुराद है मेंटेन्स डाटा डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन, यानी कि कहाँ पे डाटा जाना है, उसकी डेस्टिनेशन कौन सी है वो मेंशन करता है एड्रेस बस। और उसके बाद आ गया कंट्रोल बस। कंट्रोल बस से मुराद है ट्रांसपोर्ट कंट्रोल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, क्योंकि आपको पता है कि सारा डाटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के बेस के ऊपर ट्रेवल कर रहा होता है, तो सिग्नल्स के ऊपर डाटा को कंट्रोल करने का जो काम है वो है कंट्रोल बस का। तो अभी आपका वॉन न्यूमन के कंपोनेंट्स और उसके बाद सिस्टम बस का टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपने समझनी हो
या आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, या मेरा जो व्हाट्सएप नंबर मेंशन हुआ है मेरे पेज के ऊपर, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको और आसान लफ्ज़ों में समझा दूंगा। अब अभी इनके नोट्स नहीं मैं दूंगा, क्योंकि अभी आपने इनको समझना है, पूरे टॉपिक को अच्छी तरह समझें, और जब बाद में आपको पूरी तरह समझ आ जाएगा, रिवीजन मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद मैं इनके नोट्स भी आपको इसी पेज पे बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर सरकाश। लास्ट जो टॉपिक है वो हमने पढ़ा था वॉन न्यूमन के आर्किटेक्चर के बारे में, और आज का लेक्चर नंबर 4 है इसी वॉन न्यूमन का पार्ट 2 है। तो लेक्चर नंबर 4 है, लेकिन अभी है ये 1.3 ही। लास्ट ईयर ये हुआ था कि वॉन न्यूमन का आर्किटेक्चर बच्चों ने बहुत अच्छी तरह रेडी कर लिया था, लेकिन वर्किंग जो थी उसको थोड़ा सा हमने स्किप कर लिया था। तो इस दफ़ा मैंने इसका लेक्चर अलग इसलिए बना रहा हूँ कि बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आ गया था, वर्किंग ऑफ वॉन न्यूमन। तो इस दफ़ा आप इसको अच्छी तरह समझें और देखें। वॉन न्यूमन ने ये बताया कि उसके 4 कंपोनेंट होते हैं, एक मेमोरी है, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इनपुट डिवाइसेस हैं और आउटपुट डिवाइसेस हैं। और अभी जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो कैसे डाटे को प्रोसेस करता है, यानी कि कैसे डाटे को लेता है, कैसे प्रोसेस करता है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे देखें आप बुक में कि द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर एनकम्पेसेस 4 एसेंशियल स्टेजेस, यानी कि ये मुश्तमिल होता है 4 स्टेजेस के ऊपर फॉर सीपीयू टू कैरी आउट इंस्ट्रक्शन। कैरी आउट इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि अगर आपने कोई प्रोसेसिंग करवानी है तो उसको आपने कोई इंस्ट्रक्शन दी हैं, तो डाटा कैसे सीपीयू लेगा या स्टोर करेगा, तो वो 4 स्टेजेस के ऊपर है। तो स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज है फैचिंग। फैचिंग को अगर आम लफ्ज़ों में हम बोलें तो आप डाटा लेने का मतलब है फैचिंग। डिकोडिंग का मतलब है डाटे को कैसे डिवाइड करना है, उसमें क्या क्या वर्किंग है, वो जो हमने उसको एग्जीक्यूट करवाना है उसको बोला जाएगा डिकोडिंग। थर्ड पे आ गया एग्जीक्यूशन का मतलब है जो भी आपने डाटा ले लिया, डाटे को आपने उसकी पार्ट कर लिया कि उसका क्या क्या वर्किंग है, उसके बाद उसको आपने प्रोसेस करवाया, उसके मुताबिक में जो आपकी रिक्वेस्ट थी वो आएगी एग्जीक्यूशन। और लास्ट पे आ गया स्टोरेज, यानी कि आपने डाटा लिया, डाटे को उसके मुताबिक आपको अगर डिकोडिंग नहीं समझ आ रही, मैं इजी लफ्ज़ों में समझाता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें कि उसके अंदर ALU का काम है तो ALU डिपार्टमेंट के पास जाएगा, कंट्रोल यूनिट का काम है तो कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा, और उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद वो दोबारा डाटा स्टोर हो जाएगा, या फिर आपको एग्जीक्यूट आपको दिखा दिया जाएगा आपके मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर। तो अभी इसको 1 बाय 1 हम अच्छी तरह समझ लेते हैं। फैचिंग की जो डेफिनेशन है वो है द सीपीयू रिट्रीव्स एन इंस्ट्रक्शन, यानी कि वो एक इंस्ट्रक्शन लेता है फ्रॉम द कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी में से कोई डाटा या इंस्ट्रक्शन को रिट्रीव करता है, डेट एग्जीक्यूट बाय द सीपीयू। यानी कि फैचिंग का मतलब ये हुआ कि जो डाटा आपका स्टोर है, फर्ज करें आपकी एक फाइल स्टोर हुई है, आपने उसको अपडेट करना है, तो उस फाइल को आप लेंगे अपनी स्टोरेज डिवाइस में से, वो मेमोरी में आएगी। मेमोरी के बाद उसमें आपने जो भी एडिंग करनी है, या फर्ज करें आपने उसको एडिट करना है, जो भी आपने काम करना है, और उसके बाद आपने उसको दोबारा स्टोर करवाना है, तो वो जो वर्किंग है वो कहलाएगी डाटा लेने का फैचिंग। फैचिंग के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट यूज होंगे? वो है मेमोरी होगी, क्योंकि मेमोरी में डाटा आएगा, सीपीयू में प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आएगा और रजिस्टर काउंटर आएगा। रजिस्टर काउंटर का काम ये होता है कि आपको एक इंस्ट्रक्शन मिली हुई है, वो एक मेमोरी में एक जगह एलोकेट हो गई है, और उसके अलावा एक और इंस्ट्रक्शन उसको कंप्यूटर को की तरफ से आ गई है, तो वो मेमोरी में एक और जगह के ऊपर वो इंस्ट्रक्शन वहाँ पे रखी जाएगी। अब वो जैसे जैसे वो डाटा रिट्रीव होता जाएगा और उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती जाएगी, वैसे वैसे मेमोरी में से डाटा निकलता जाएगा और नया डाटा आता जाएगा। अब लास्ट ईयर में इस दफ़ा ये टॉपिक ख़त्म कर दिया गया, उसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। डिसएडवांटेज में एक था बॉटल नेक का, यानी कि आप एक मेमोरी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम दे दिए गए हैं, तो वो जब बॉटल नेक का मतलब ये होगा कि वो जब आप बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन एक ही दफ़ा ओपन कर लेंगे, तो बॉटल नेक में क्या होगा, डाटे को गुजरने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जितनी मेमोरी आपकी कम होती है आपके मोबाइल की या आपके सिस्टम की, उतना ही डाटा स्लो प्रोसेस होता है। तो अभी आपको फैचिंग की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अभी मैं बात करता हूँ डिकोडिंग की। डिकोडिंग का मतलब है इन ऑर्डर टू डिटरमिन द नेसेसरी एक्शन, वो आपने जो भी एक्शन लेना है, जो ज़रूरत है,
वो आपने करने हैं, और कंट्रोल यूनिट डिकोड्स द इंस्ट्रक्शन। और इसमें जो कंपोनेंट यूज हो रहे हैं वो हो रहे हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट हमने पीछे भी पढ़ा था लास्ट वाले टॉपिक में कि कंट्रोल यूनिट का काम है जितना भी प्रोसीजर है उसको प्रोसेस करवाने का जो काम है वो कंट्रोल यूनिट का है। अगर उसमें कोई अरिथमेटिक का कोई काम है, कोई कैलकुलेशन का काम है, तो वो चला जाएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के बाद। तो इसलिए जो भी एक्शन है, जिस डिपार्टमेंट के पास जो काम जाना है, वो उसको एलोकेट करने का काम करेगा कंट्रोल यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट आ गया एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के नाम से ही आपको पता चल गया कि डेटा प्रोसेस होगा। द सीपीयू प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन। जो भी आपको सिस्टम ने आपको इंस्ट्रक्शन दी है ये काम करने के लिए, वो पहले फैचिंग हो गई, फैचिंग के बाद वो डिकोडिंग होगी, डिकोडिंग के बाद वो एग्जीक्यूट हो गया, और एग्जीक्यूट के अंदर काम आ गया एएलयू का और सीयू का कंट्रोल यूनिट के अंदर। यानी कि जो भी प्रोसीजर आपका होना है वो कंट्रोल यूनिट ने करना है, और जो भी अरिथमेटिक से रिलेटेड जो भी काम है वो करने हैं एएलयू ने। उसके बाद आपका डाटा स्टोरेज पे आ जाएगा, जहां पे है द आउटकम ऑफ द कंप्यूटेशन इज आइदर रिटर्न टू मेमोरी और सेंड टू एन आउटपुट डिवाइस। यानी कि स्टोरेज में जब सारा डाटा प्रोसेस हो गया, या तो वो स्टोर हो जाएगा दोबारा। अगर आपने किसी फाइल को सिर्फ एडिट का काम किया है और उसको आपने अपडेट करके दोबारा स्टोर कर दिया तो वो स्टोरेज में चलेगी। और अगर आपने आउटपुट डिवाइस के ऊपर यानी मॉनिटर के ऊपर आपने कोई वर्किंग देखनी है तो वो आपको आउटपुट डिवाइस के ऊपर दिखा देगी। तो जो स्टोरेज का मतलब ये हुआ कि आपका जितना भी काम है वो फैच होने के बाद, डिकोड होने के बाद, एग्जीक्यूट होने के बाद, या तो आपको दिखा दिया जाएगा आपके मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर, या प्रिंटर से आप प्रिंट निकाल सकते हैं, या फिर वो डाटा को दोबारा वहीं पे अपडेट करके स्टोर कर दिया जाएगा। इसमें जो कंपोनेंट यूज होंगे वो है मेमोरी एंड आउटपुट डिवाइस। मेमोरी में से डाटा आएगा और मेमोरी में से डाटा स्टोर हो जाएगा, और आउटपुट डिवाइस का मतलब है कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा दिया जाएगा। तो अभी आपको वॉन न्यूमन का आर्किटेक्चर अच्छी तरह समझ आ जाना चाहिए। वॉन न्यूमन के आर्किटेक्चर में ये बताया गया था कि वॉन न्यूमन के 4 कंपोनेंट्स हैं, और वो 4 हैं मेमोरी, सीपीयू, आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस। और इसी तरह वर्किंग आ गया। वर्किंग ऑफ वॉन न्यूमन में सीपीयू कैसे काम करता है। सीपीयू भी 4 कंपोनेंट्स पे काम कर रहा होता है। आप कंपोनेंट ही कह लें कि एक फैचिंग है, एक डिकोडिंग है, और एक एग्जीक्यूशन, और उसके बाद स्टोरिंग। यानी कि डाटा लिया, डाटे को पार्टीशन की, पार्टीशन करने के बाद उसको जो भी प्रोसेसिंग करनी है वो एग्जीक्यूट करवाया, और उसके बाद डाटा या तो आपको शो कर दिया स्क्रीन के ऊपर, या फिर डाटा जहाँ पे स्टोर होना है यानी कि स्टोरेज डिवाइसेस यूएसबी में, हार्ड डिस्क में, एसएसडी में, जहाँ पे भी स्टोर करना है वहाँ पे स्टोर कर दिया। तो इस तरह आपका वॉन न्यूमन का आर्किटेक्चर सिर्फ इतना ही है आपकी बुक के अंदर, क्योंकि अभी एडवांटेज डिसएडवांटेज वो लास्ट वाले ईयर में थे, लेकिन इस दफ़ा वो ख़त्म कर दिए गए हैं। तो ये टॉपिक अब बहुत अच्छी तरह आपको समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमें टाइम बहुत कम मिलेगा। बुक में 9 चैप्टर्स हैं, तो मेरी कोशिश यही है कि जो जो चैप्टर जैसे जैसे हम पढ़ लिया आपको इतनी अच्छी तरह समझ आ गए, बाद में आप डिटेल में अगर बुक में पढ़ेंगे तो आपको और भी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा, ये 3 लेक्चर आपके मुकम्मल हो गए। आपको सिस्टम का, सॉफ्टवेयर का और वॉन न्यूमन के आर्किटेक्चर का पता चल गया। अब थोड़ा सा आगे अरिथमेटिक का यानी कि बाइनरी सिस्टम और डेसिमल सिस्टम का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो थोड़ा सा मैथ से रिलेटेड है। उसमें हम ये पढ़ेंगे कि बाइनरी सिस्टम क्या होता है, डेसिमल सिस्टम क्या होता है, और उनके दरमियान में कन्वर्जन कैसे होती है। तो इन 3 टॉपिक को समझें और बार बार वीडियो को देखें। अगर आपको समझ ना आए, फिर भी अगर समझ ना आए, मैंने कोई ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ किए जो आपको समझ ना आए, अगर फिर भी आपको चीज़ मुश्किल लगती है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखें, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर सर काशिफ। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, और हमारा टॉपिक आज है नंबर सिस्टम के बारे में। उससे पहले आपने सिस्टम के बारे में पढ़ा है, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा है, और आपने वॉन न्यूमन के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा है। अभी नंबर सिस्टम से मुराद है कि हम नंबर जो सिस्टम को जो समझ आते हैं, यानी कि हम कोई भी डाटा किसी भी शक्ल में अगर कंप्यूटर को या किसी भी डिजिटल डिवाइस को देते हैं तो उसको हम जो सिस्टम को जो समझ आती है, जिस लैंग्वेज में समझ आती है, उसको बोलते हैं नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। उनसे पहले हम एक दफ़ा डेफिनेशन देख लेते हैं।
देखिए, नंबर सिस्टम आर इसेंशियल इन कंप्यूटिंग, यानी कि कंप्यूटर के अंदर ये ज़रूरी हैं बिकॉज दे फॉर्म द बेसिस फॉर रिप्रेजेंट, यानी कि ये आपको हेल्प करते हैं सिस्टम को स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा, यानी कि डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए, स्टोर करने के लिए और प्रोसेसिंग करने के लिए। यानी कि नंबर से मुराद आप ये ऐसा समझ लें कि सिस्टम ने कोई भी कैलकुलेशन करनी है, ये डाटा स्टोर करना है या डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो वो अपनी नंबर के हिसाब से करेगा। अब नंबर की टाइप्स 4 हैं और सबसे पहला जो है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकंड पे है बाइनरी नंबर सिस्टम, उसके बाद है ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हमारी जो डेली लाइफ है उसमें जो हम नंबर्स यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग तो बोलते हैं कि 11 हो गया, 100 हो गया, 1000, 20,000, जो भी नंबर हम यूज़ कर रहे हैं वो हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। यानी कि ये हमें हमारी हेल्प कर रहा है हमारी सिंपल लाइफ के अंदर जो नंबर्स हम बोलते हैं उनके लिए। और सिस्टम को हेल्प करने के लिए जो नंबर सिस्टम यूज होता है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर सिर्फ 2 डिजिट होते हैं। आपको पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को सिर्फ ऑन और ऑफ का पता होता है, यानी कि 0 और 1 का पता होता है, और इसके अलावा कोई डिजिट यूज नहीं होते हैं। तो अभी हम हेक्साडेसिमल और ऑक्टल को नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। अभी फिलहाल हम डेसिमल को और बाइनरी को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। लेकिन डेसिमल नंबर सिस्टम मैंने पहले बताया कि डेसी से मतलब है इसकी बेस 10 होती है और इसमें जो डिजिट हैं वो 0 से 9। इससे मुराद ये नहीं है कि इसमें सिर्फ 0 होगा या 1 होगा, 2 और 9 होगा, नहीं। अगर आप 99 बोलते हैं, 59 बोलते हैं, तो वो इनके दरमियान में आ रहे हैं, यानी कि 0 से 9 है, 0 एंड 9 नहीं है। तो 55, 153, 927 जो भी नंबर आ रहा है डेसिमल का, जो हमारी डेली लाइफ में जो यूज हो रहा है, तो वो नंबर आएगा डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। तो आपने इसको याद ऐसे करना है, जो आपकी डेफिनेशन बनेगी वो आएगी कि डेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस 10, इट हैज द डिजिट फ्रॉम 0 to 9 एंड वी यूज इन आवर डेली लाइफ, यानी कि हम जो अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर जो नंबर्स यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर यूज कर रहे होते हैं। अब देखिए, एक एग्जांपल है आपकी बुक के अंदर, ये 523 एक वैल्यू है डेसिमल की। उसको कैसे आप शो करेंगे, ये भी ध्यान में रखें कि यहाँ पे जो वैल्यू आती है ना डेसिमल के अंदर 10 की पावर की, ये राइट साइड से यूज होती है। अब आपका नंबर है 523। अब यहां से आपने 3 को जो 10 की पावर दी है वो 10 की पावर 0 है। 10 की पावर 0 का मतलब है कि ये 1 है, ठीक है। और 10 की पावर जब 1 आ गई है तो वो वहां पे आ गया 10, और 10 की पावर 2 जो है वहां पे वैल्यू आ जाएगी 100। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 500 आ गया, 10 बाय 2 20 आ गया, और 10 बाय 1 बाय 3 आ गया। तो ये वैल्यू 523 है। तो इट मीन्स कि 523 को हम इस हिसाब से लिखेंगे कि इसका कैसे डिवाइड किया गया कि राइट साइड से 10 की वैल्यू 0 और 10 की वैल्यू 1 और 10 की वैल्यू 2 के हिसाब से उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी डेसिमल नंबर सिस्टम के बाद हम देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। बाइनरी मैंने आपको बताया था कि जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वो सिर्फ एक ही नंबर सिस्टम को जानती हैं और उसको ही समझती हैं, वो है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में 2 डिजिट होते हैं, एक 0 एंड 1। 0 का मतलब है ऑफ और 1 का मतलब है ऑन। तो इट मीन्स कि ऑन ऑफ भी होता है और ट्रू फॉल्स भी होता है। वो आगे जाके आप लोग लॉजिक गेट्स वगैरह के अंदर पढ़ेंगे, उस वक्त और डिटेल आ जाएगी। अभी हम फिलहाल ये देखते हैं कि सिस्टम को सिर्फ 2 डिजिट का पता है। अगर फर्ज करें हम कंप्यूटर के अंदर कुछ भी टाइप करते हैं कीबोर्ड के ऊपर, हम नंबर टाइप करते हैं, 83 लिखते हैं, वो उसको भी कन्वर्ट करेगा बाइनरी के अंदर 0 1 में। अगर हम कोई पिक्चर देते हैं तो वो पिक्चर को भी कन्वर्ट करेगा बाइनरी के अंदर। वो डिफरेंट तरीके हैं, मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा। इसी तरह किसी किस्म का कुछ सॉन्ग भी अगर लगाते हैं तो सिस्टम को उस सॉन्ग की भी समझ आती है, वो उसको भी कन्वर्ट करता है बाइनरी के अंदर। यानी कि आपके सिस्टम ने बाइनरी नंबर के अलावा किसी भी डिजिट को नहीं समझना। तो अभी ये देखें, इसकी जो बाइनरी नंबर की जो बेस है, जिस तरह डेसिमल नंबर के अंदर बेस 10 है, इसी तरह ही बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर बेस 2 है। यानी कि इसके अंदर 2 डिजिट हैं, इसमें 10 डिजिट हैं, 10 के दरमियान से सारे डिजिट बनते हैं। इसमें 2 डिजिट हैं, एक है 0, एक है 1। अब 0 और 1 के दरमियान में जो भी डिजिट बनेगा वो बाइनरी नंबर होगा। एग्जाम्पल से समझ लेंगे, 0 1 के
से जो भी नंबर बनता है 1001 बनता है, 1101 बनता है, 11000 जो भी डिजिट है वो बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर को अगर हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में तो आप उसकी वैल्यू जिस तरह डेसिमल के अंदर राइट से लेफ्ट की तरफ आपने वैल्यू देनी है, वो सो ऑन जहां तक भी जाए वो मसला नहीं है। अगर जैसे देखें 1101 है, इसकी तरह जहां पे 10 की पावर यहां पे 0 आ रही है, उसके बाद नेक्स्ट पे 1 आ रही है, फिर 2 आ रही है, इसी तरह यहां पे 10 बेस क्योंकि 2 है तो इसकी पावर 1 है, पहले 0 से शुरू हुई, फिर 1 2 और 3, इसी तरह ही अब आपका नंबर है 1101, ये 1 यहाँ पे आ गया, सेकंड जो 1 है ये यहाँ पे आ गया, उसके बाद 0 की वैल्यू यहाँ पे आ गई और उसके बाद 1 यहाँ पे आ गया। अब इसको 2 की पावर 3 है तो वो आ जाएगी 8, जब यहाँ पे कोई भी वैल्यू है उसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 2 की वैल्यू 1 है तो यहाँ 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, और 2 की वैल्यू 0 आपको पता है 1 आ जाता है तो यहाँ पे 1 आ गया। तो इस तरह इसकी जो वैल्यू है बाइनरी टू डेसिमल, ये बाइनरी नंबर जो है ये कन्वर्ट हो के डेसिमल में चला जाएगा 11 में, और यहाँ ये जो है ये इसकी बेस लिखी गई है। तो आपको अभी बाइनरी से डेसिमल की समझ ऐसे आ गई कि कोई भी डिजिट है उसको आपने 2 की वैल्यू के साथ, 2 की जो पावर है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है और आपकी ये आंसर आ जाएगा। अब इसको आपको कन्वर्जन को समझना है, आपकी बुक के अंदर जो है वो कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी दिया गया है। बाइनरी टू डेसिमल की सिर्फ यही एक एग्जांपल दी गई है, लेकिन शॉर्ट में आ सकती है आपको, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह समझ लेना है। नेक्स्ट जो है कन्वर्जन के बारे में अभी हम पढ़ने लगे हैं, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी। तो एक डेसिमल का नंबर है 83, उसको हम बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे ये अभी हम सारे उसके जो एल्गोरिदम है उसको पढ़ते हैं, और जो टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी। अब इसका जो एल्गोरिदम है वो उसको एक दफ़ा समझ लें। अगर ये क्वेश्चन फर्ज करें आ जाता है एक शॉर्ट क्वेश्चन के डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का एल्गोरिदम लिखें, तो आप सबसे पहले लिखेंगे डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2, क्योंकि हमने डेसिमल से बाइनरी करना है और बाइनरी का मतलब 2 है, तो हम डेसिमल नंबर को 2 पे डिवाइड करेंगे। उसके बाद रिकॉर्ड द रिमाइंडर, हम अब उसको डिवाइड कर रहे हैं तो जो भी वैल्यू बचेगी उसको हम साथ साथ में लिखते जाएंगे। थर्ड जो पॉइंट है वो है डिवाइड द नंबर बाय 2 until the quotient which is left after division is 0, यानी कि तब तक हम उसको डिवाइड करते रहेंगे जब तक लास्ट वैल्यू 0 नहीं आ जाती। फोर्थ पॉइंट है रिप्रेजेंट बाय द रिमाइंडर एंड इट्स रीड फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप फॉर द बाइनरी नंबर, यानी कि हम जितनी भी हमारे क्वेश्चन आएंगे, जितने भी हमारे रिमाइंडर आएंगे, वो सारी की सारी वैल्यूज को हम बॉटम से टॉप की तरफ लिखेंगे तो वो हमारा बाइनरी नंबर आ जाएगा। अभी हम कर रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी, यानी कि हमने पूरा डिवाइड करना है, डिवाइड करके जो हमारा बॉटम से राइट साइड वाली जो है जहां पे हम रिमाइंडर लिख रहे हैं, हम बॉटम से जब टॉप तक जो वैल्यू लिखेंगे वो हमारा आंसर होगा। अब देखें हम इसको करके देख लेते हैं। आपकी बुक के अंदर एग्जांपल है कि 83 की वैल्यू निकालें बाइनरी में, यानी कि डेसिमल है 83, उसको डिवाइड करना है हमने 2 के ऊपर। तो अब देखें हमने 8 को जब डिवाइड किया है 2 के ऊपर तो वहां पे 4 आंसर आएगा, जब 3 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो वहां पे 1 आएगा। इट मींस कि यहाँ पे मुकम्मल नहीं हुआ, एक रिमाइंडर बच गया तो वो यहाँ पे लिखा गया। उसके बाद हमने 2 से जब डिवाइड किया 41 को, यहाँ भी एक रिमाइंडर आएगा। उसके बाद 2 को जब हम डिवाइड करें 20 को डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर तो वहां पे 10 से वो पूरा पूरा आ जाता है तो यहाँ पे उसका आंसर 0 आएगा। उसके बाद 10 को जब डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर तो यहाँ पे 5 के ऊपर आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। उसके बाद जब हम 5 को डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर तो वहां पे भी रिमाइंडर 1 बचेगा। इसी तरह जब 2 को डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर तो 1 के ऊपर तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा और यहाँ पे आंसर 1 आ जाता है। 1 की वैल्यू 2 से कम है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और रिमाइंडर यहाँ पे चला जाएगा 1। अब मैंने पहले बताया था कि आपने बॉटम से टॉप की तरफ पढ़ना है तो हम इसको पढ़ेंगे 1010011। ये मैंने पहले से मेंशन किया है इसका आंसर, यानी कि हमारे पास वैल्यू है डेसिमल की 83 को हमने सारे स्टेप जो एल्गोरिथम हमने यहाँ पे समझाया उसको 1 बाय 1 करके सारे पॉइंट्स को करना है। जो भी रिमाइंडर की वैल्यू आएगी उसको बाद में हमने जब बॉटम से टॉप की तरफ जो वैल्यू आएगी ये कहलाएगी हमारी बाइनरी वैल्यू। देखें इसमें बाइनरी में मैंने पहले बताया था यहाँ पे सिर्फ 1 और 0 होता है, इस पूरी वैल्यू के अंदर कोई भी और डिजिट नहीं है, सिर्फ सारे बाइनरी के डिजिट है। तो अभी ये टॉपिक हमारा
यहाँ पे कंप्लीट होगा। कुछ एग्जांपल्स आप खुद कीजिएगा, जिस तरह यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 83, इसी तरह आप 48 कर लें, 47 कर लें, उसको 2 पे डिवाइड करें और जो आपका आंसर आए उसको आप खुद प्रैक्टिस करें। एक दफ़ा मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ आपको। नंबर सिस्टम से मुराद है आपके सिस्टम को जो भी लैंग्वेज है वो समझ आ रही है। अब आपके सिस्टम की जो लैंग्वेज है, जो कंप्यूटर्स की लैंग्वेज है, वो है 0 और 1 की। तो 0 और 1 जो है वो जिस भी नंबर सिस्टम के अंदर आ रहा है वो उसको समझ लेगा। जो हमारी डेली लाइफ के अंदर जो हमें सिस्टम समझ आ रहा है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसके अलावा जो और नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है उसमें ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम में मैंने बताया था कि इसकी बेस 10 है, आपने ये माइंड में रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए आपने यही बताना है कि इसकी बेस 10 है। इसमें वैल्यू 0 से 9 होती है, 1 से 10 नहीं होती है, 0 से 9 होती है, क्योंकि 1 से 10 करेंगे तो 0 की वैल्यू नहीं आएगी बीच में। तो इस तरह इसकी वैल्यू 0 से 9 है। और हमारी डेली लाइफ के अंदर डेली हम जितने भी काम करते हैं उसके अंदर जो नंबर सिस्टम यूज होता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो बाइनरी के अंदर बेस 2 है और इसके अंदर 2 डिजिट हैं सिर्फ, एक है 0, एक है 1। जितने भी नंबर आएंगे वो 0 और 1 से मिलके मिलेंगे, इसके अलावा कोई भी तीसरा डिजिट बीच में शामिल नहीं होगा। अब उसको कन्वर्ट करना हमने पहले सीखा कि हम बाइनरी नंबर एक है उसको चेंज किया हमने डेसिमल नंबर के अंदर, उसकी वैल्यू 11 आ गई। उसका जो तरीकाकार है वो आपने देख लिया। उसके बाद में एक एल्गोरिथम आपने देख लिया कन्वर्जन और डेसिमल टू बाइनरी का। उसके 4 पॉइंट है कि उसको आपने 2 से डिवाइड करना है और उसमें जो रिमाइंडर बचना है उसको आपने अलग से लिख लेना है। उसको तब तक आपने डिवाइड करना है जब तक आखिरी वैल्यू 0 नहीं आ जाती, और उसके बाद आपने बॉटम से टॉप वाली वैल्यू को देख लेना है। वो जो वैल्यू है वो होगी बाइनरी नंबर की। तो अभी आसान लफ्जों में आपको बाइनरी और डेसिमल दोनों नंबर सिस्टम की समझ आ गई होगी। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। बहुत सारे मुझे क्वेश्चन डेली आते हैं, मैं कोशिश ये करता हूँ कि सबके आंसर उसी टाइम पे दे दूँ जब क्वेश्चन आता है, कुछ लेट भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है वो आपने उसको भी समझना है क्योंकि उसके अंदर ऑक्टल सिस्टम के बारे में है और ऑक्टल को कन्वर्ट करना है बाइनरी में और डेसिमल में। और एक और लास्ट टॉपिक होगा हेक्साडेसिमल का। तो जब ये तीनों मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर हम उसका एक ओवरव्यू भी ले लेंगे, उससे आपको चारों के चारों सिस्टम एक ही दफ़ा में समझ भी आ जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर सर काशिफ। हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम के बारे में और लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो था डेसिमल सिस्टम और बाइनरी सिस्टम के बारे में। डेसिमल सिस्टम में बेस 10 है और इसमें डिजिट 10 है और 0 to 9 है। और हमारी डेली लाइफ में जितनी भी कैलकुलेशन में जितने भी डिजिट हम यूज़ करते हैं वो डेसिमल सिस्टम से करते हैं। इसी तरह बाइनरी सिस्टम जो है उसके अंदर डिजिट्स 2 हैं और 0 and 1 है। और हम जितने भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या अपने कंप्यूटर के अंदर जितनी भी कैलकुलेशन जो भी करते हैं वो सारा बाइनरी सिस्टम के ऊपर चलता है। उनकी हमने कन्वर्जन भी देखी थी। आज हम देखेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में। ऑक्टल नंबर सिस्टम में ऑक्टा से आपको पता चल गया होगा कि इसमें 8 डिजिट होते हैं और 0 to 7 होंगी इनकी वैल्यूज़। और जितने भी इसका यूज़ है वो ह्यूमन के लिए है कि अगर बाइनरी की वैल्यू जो है बहुत लंबा डिजिट आ जाता है उसको डिवाइड करके जो हमने कैलकुलेशन के अंदर यूज़ करना है तो फिर इसके लिए हमने ऑक्टल सिस्टम को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे एक वैल्यू है बहुत लंबी, ये बाइनरी नंबर के अंदर नंबर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 3 डिजिट के अंदर तकसीम कर लेंगे, तमाम के पेयर्स बना लेंगे। फर्ज करेंगे ये तो अभी 15 डिजिट थे तो इस वजह से इनको मैंने 3 के 5 पेयर्स बनवा लिया। अगर 2 एक्स्ट्रा होते डिजिट्स दरमियान में 0 और 1 होता तो उसके दरमियान में हमने साथ में एक 0 लगा के उसको 3 का पेयर बना लेना था। तो इस तरह हम इनको 3 पेयर्स के अंदर बना लेते हैं। ये जो टेबल है इसको हम बाद में देखते हैं जब हम कन्वर्जन देखेंगे। इससे पहले हम ऑक्टल नंबर सिस्टम की डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन आएगी ऑक्टल नंबर सिस्टम इज अ पोजिशनल नंबर सिस्टम विद बेस 8। मैंने बताया कि इसके अंदर बेस 8 होती है विच इम्प्लाइज डेट अ डिजिट टू बी यूज्ड रेंज फ्रॉम 0 to 7, यानी कि एक तो बेस 8 आ गई और इसमें डिजिट की रेंज आ गई है 0 से 7 में। और इसमें द लास्ट डिजिट जो है सिंगल डिजिट पावर ऑफ 8 होती है और उसके अलावा जितने भी डिजिट साथ में होते हैं वो सारे कोफिशिएंट होते हैं। अब इसको एग्जांपल से समझ लें।
ऑक्टल नंबर है 157, आपकी बुक की ये एग्जांपल है। 157 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 की पावर, देखें राइट से हमने शुरू करना है, तो 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 0 के साथ। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला डिजिट है 5, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 1 के साथ, और उसके बाद 1 जो लास्ट है उसको 8 की पावर 2 के साथ। क्योंकि ये 3 डिजिट हैं तो यहाँ पे 3 डिजिट यूज होंगे। उसके अलावा अगर इससे ज्यादा डिजिट होते हैं तो फिर उससे आगे सो ऑन जहां तक भी जा रहा है वहां तक आप लोग यूज करेंगे। अब देखें 8 की पावर 2 है तो 40 आया, 64 आ गया। 8 की पावर 1 है उसको मल्टीप्लाई किया 5 के साथ 40 आ गया, और इसी तरह 8 की पावर 1 आ गई, 0 को 1 हो जाएगा तो 1 को जब मल्टीप्लाएंगे 7 तो 7। इसका आंसर आ गया 111, और इसको बेस, क्योंकि ये डेसिमल के अंदर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे इसकी बेस 10 आ जाएगी। अभी हम देखते हैं आपके बुक के अंदर जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो है कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी। यहाँ पे ये जो हमने एग्जांपल पढ़ी है ये 157 का ऑक्टल का नंबर था, और आपने आंसर निकाला डेसिमल में से, तो क्या हुआ कि ऑक्टल टू डेसिमल हो गया। अब इन्होंने हेडिंग दी है कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी। आपको ये होना चाहिए कि जो डिजिट है ऑक्टल का वो 0 से 7 के दरमियान में होना चाहिए, लेकिन जो उन्होंने एग्जाम्पल दी है आगे वो दे दिया है बाइनरी नंबर, तो इट मीन्स कि ये बाइनरी टू ऑक्टल की एग्जाम्पल आपके बुक वालों ने दी है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, और ये इतना मुश्किल भी नहीं है। मैं अभी एक क्या करता हूँ, एक अपने पास से एक नंबर आपको देता हूँ और आप उसको कन्वर्ट करके देखेंगे आपका ऑक्टल वैल्यू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होती है। अच्छा, ये आपका 1101010111 ये नंबर है बाइनरी का, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा डिवाइड इनटू ग्रुप ऑफ 3 एंड बिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट साइड से लेफ्ट की तरफ इनको 3-3 के पार्ट्स में तकसीम कर देते हैं, तो हमने ये कर दिया। ये यहाँ आ गया 110, यहाँ आ गया 11101, और यहाँ आ गया 011। अब ये टेबल आपको पहले से दे दिया गया है, आपके बुक के अंदर भी बना हुआ है, और आप ये खुद भी बना सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है। आपको अगर बाइनरी का नंबर निकालना आता है तो आप ये निकाल सकते हैं। अगर आप 3 का नंबर बाइनरी में 2 से तकसीम करेंगे तो आपको ये 011 मिल जाएगा। 5 को 101, एक को हम करके भी देख लेते हैं। अब देखिए 110 जो है, 110 यहाँ पे टेबल के अंदर 6 है, 101 जो है ये 5 है, और 011 जो है वो 3 है, तो यहाँ पे 653 आ गया, तो 653, ठीक है। 653 आपका ऑक्टल का नंबर आ जाएगा, यानी कि बाइनरी टू कन्वर्ट किया है आपने तो आंसर आया है 653। अगर फर्ज करें हम एक अपने पास से एक नंबर लेते हैं, हम कहते हैं कि 148 एक नंबर है, उसका हमने यानी कि ऑक्टल टू बाइनरी है ना, 148 एक ऑक्टल नंबर है, हम 148 नहीं ले सकते, हम 147 करेंगे क्योंकि उसमें डिजिट 0 to 7 तक आने हैं। 147 में हम क्या करेंगे, बाइनरी बनाने के लिए 1 के लिए नंबर ले लेंगे 001, 4 के लिए हम नंबर ले लेंगे 100, और इसी तरह 7 के लिए यूज हो जाएगा 111। तो ये जो वैल्यू है ये आ गई ऑक्टल टू बाइनरी। अच्छा, एक चीज आपको कंफ्यूज कर रही होगी कि ये जो बाइनरी की वैल्यूज है ये कहां से आ गई हैं, तो मैं ऐसा करता हूं कि ये जो 5 है इसकी ऑक्टल नंबर जो है 5, इसको बाइनरी के अंदर इसकी वैल्यू निकाल के दिखाता हूं। अब देखें ये 5 की वैल्यू है, हम इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि बाइनरी में चेंज करना है, तो 2 के ऊपर 2 to the 4 है, और रिमाइंडर आ गया 1। उसके बाद दोबारा 2 के ऊपर किया तो 1 आ गया 0, और क्योंकि 1 की वैल्यू कम है तो यहाँ 0 आ गया, और यहाँ पे 101। तो आंसर क्या आया है 101, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 101। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ अगर आपको डिवाइड करना आता होगा, बाइनरी को कन्वर्ट करना आता होगा, तो आप यहाँ से ये सारे के सारे आंसर निकाल लेंगे। तो अभी आपने आपकी बुक के मुताबिक है ऑक्टल टू बाइनरी, लेकिन आपने ऑक्टल टू बाइनरी भी कर लिया है ये वाली एग्जाम्पल में, और अब आपने बाइनरी टू ऑक्टल भी कर लिया है। तो मेरा ख्याल है कि अभी आपको ये पूरे का पूरा टॉपिक जो है ऑक्टल नंबर सिस्टम का अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट, इससे लिखा हुआ है कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल यानी कि एक वो जो 0 to 9 की वैल्यू होगी डेसिमल की, उसको ऑक्टल की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहला एल्गोरिथम जो हमने पहले भी पीछे भी पढ़ा था, इसमें डिवाइड द नंबर बाय 8 से डिवाइड करेंगे, राइट डाउन द रिमाइंडर, जो जो रिमाइंडर पीछे आएंगे उनको वहां लिखते जाएंगे राइट साइड पे। पॉइंट है डिवाइड द ऑब्टेन्ड क्वोशिएंट बाय 8, यानी कि जो भी अगली वाली वैल्यू आ रही है क्वोशिएंट की उसको भी 8 से डिवाइड करना है,
और नेक्स्ट पे है डिवाइड टिल द रिजल्ट इज 0, और उसको तब तक आपने डिवाइड करना है जब तक रिजल्ट 0 आ जाएगा। रीड फ्रॉम द बॉटम अप टू द टॉप, यहां से आपने बॉटम से टॉप की तरफ में जब इसको पढ़ना है तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है, यही एग्जाम्पल को यहाँ पे देख लेंगे, 83 को 8 के ऊपर डिवाइड किया है तो 10 रिमाइंडर 3 आ गया, 10 को 8 पे किया तो 1 रिमाइंडर 2 आ गया, और उसके बाद 1 को 8 के ऊपर किया तो 0 और रिमाइंडर 1 आ गया। तो 1 2 3 जो है ये आपका आंसर है। तो इट मीन्स कि कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू ऑक्टल का एल्गोरिदम ये आ गया। करके आपने खुद देखना है। इसके अलावा एक या दो एग्जाम्पल्स आप खुद कर लीजिएगा, यानी कि आप डेसिमल नंबर कुछ भी ले लें, 92 ले लीजिएगा या 46 ले लें, इसको आप ऑक्टल में खुद चेंज करके अपनी प्रैक्टिस करें, इसकी भी प्रैक्टिस करें, और साथ में आपने ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल उसकी भी प्रैक्टिस करें, तो फिर आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल सारा क्लियर हो जाएगा। इसके लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम 2 पहले पढ़ लिए थे, थर्ड आज है ऑक्टल नंबर सिस्टम है। इसका आपने, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आने की उम्मीद है, तो आपने इसको शॉर्ट में ये पढ़ लेना है कि ये नंबर सिस्टम है जिसकी बेस 8 है और इसके अंदर डिजिट आते हैं 0 to 7, और हम इसको अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं नंबर सिस्टम को, बाइनरी नंबर सिस्टम को डिवाइड करके इजी करने के लिए, जो इंजीनियर्स और ह्यूमन जो यूज़ करते हैं उसके लिए ये यूज़ होता है। उसके बाद अगर कन्वर्जन का क्वेश्चन आ जाता है ऑक्टल टू बाइनरी, तो वो भी आपको अब आता है। अगर बाइनरी टू ऑक्टल आ जाएगा वो भी आप कर सकते हैं। अगर डेसिमल टू ऑक्टल आता है तो ये भी आ सकता है। तो यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन किसी भी तरह से इसमें से आए एक टॉपिक में से, तो आप वो आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद एक नंबर सिस्टम और रह गया, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर आपके ये चारों कंप्लीट हो जाएंगे। और आज होना इसका एक ही लेक्चर चाहिए था, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी भी थे और इसके अंदर कन्वर्जन भी थे, इस वजह से मैंने इनको डिवाइड करके आपको अलग अलग में समझा दिया। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आता या कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और या कमेंट सेक्शन में पूछ लें। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का आंसर कई दफ़ा इसलिए नहीं दिया जाता कि क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ हो गई हैं तो सारी नहीं भी देखी जाती। तो कोशिश करेंगे मुझे व्हाट्सएप के ऊपर क्वेश्चन कर दें, मैं वहाँ पर उसको आपको रिप्लाई कर दूँगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर सर काशिफ। हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले 2 लेक्चर में हमने बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम और ऑक्टल सिस्टम के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ रहे हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। हेक्सा से मुराद है 16 और डेसिमल नंबर सिस्टम यानी कि इसमें 16 डिजिट हैं और इसमें 0 to 9 डिजिट आते हैं जैसे डेसिमल के अंदर आते हैं, और जो बाकी हैं 16 तक वो आते हैं A to F, यानी कि अगर बहुत लंबा डिजिट है तो उसको हम फिर बाद में 10, 11, 12 को हम लिख देते हैं A B C D E F तक। आप इसको डेफिनेशन को एक दफ़ा देख लें। डेफिनेशन है हेक्साडेसिमल इज़ अ बेस 16 नंबर सिस्टम, यानी कि पहले आपने बेस 2 पढ़ा, बेस 10 पढ़ा, बेस 8 पढ़ा, अभी है बेस 16 नंबर सिस्टम विद डिजिट नंबर 0 to 9, यानी कि इसमें 0 to 9 डिजिट है, एंड अल्फ़ाबेट फ्रॉम A to F, यानी तो A to F का मतलब ये है कि ये 15 तक होंगे, 10, 11, 12, 13, 14, 15 वो आ जाएंगे, यानी कि A से मुराद 10 है और F से मुराद 15 है। और इसमें जो वैल्यूज़ जिस तरह राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं उसी तरह लिखेंगे। अगर हम देखें, इसकी एग्जांपल लेते हैं कि एक हेक्साडेसिमल नंबर है 1A3, इसको हम डेसिमल के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें आपने वैल्यू राइट टू लेफ्ट लेनी है, तो राइट से आप 16 की वैल्यू 0 आ जाएगी और 3 फर्स्ट आ जाएगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद A आ जाएगा उसको 16 की पावर 1 के साथ, और 1 जो है उसको 16 की पावर 2 के साथ, यानी कि राइट टू लेफ्ट चल रहा है। और ये सो ऑन जहाँ तक भी नंबर्स होंगे वहाँ तक उसकी वैल्यू 16 की 0, 1, 2 और उसकी पावर चलती जाएगी। अब देखें 16 की पावर 2 है, तो वो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 256/1 आ गया। इसी तरह ही 16 की पावर जो है वो A से मुराद, मैंने पहले आपको बताया था कि A अल्फ़ाबेट है लेकिन इसकी वैल्यू 10 है, तो 16/10 आ गया, और यहाँ 16 की पावर 0 है तो 1 आ गया, और 3 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 + 160, ये 256 आ गया, ये 116 आ गया, 160 यानी कि, और उसके बाद ये मल्टीप्लाई करके 3, और जब इसका नंबर आएगा पूरा मुकम्मल 419, तो ये डेसिमल नंबर होगा। 419 जो है डेसिमल नंबर बन जाएगा 1A3 हेक्साडेसिमल का नंबर।
तो आपको अभी कन्वर्जन का पता चल गया कि अगर हेक्साडेसिमल नंबर को आपने चेंज करना है तो ए को आपने 10 लिखना है। अगर इसी तरह बी होता तो वहां पे 11 लिखते, अगर सी होता तो उसको 12 लिखते। तो इसी तरह ही उनको मल्टीप्लाई करके आपने डेसिमल की वैल्यू निकाल लेनी है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कन्वर्जन फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। आपने पीछे भी पढ़ा था कि वैल्यू हमने जो ऑक्टल के अंदर हमने पढ़ी थी कि एक लॉन्ग वैल्यूज है उसको हमने 3 के पार्ट्स के अंदर तकसीम कर लिया था और जो पेयर्स बनाए थे वो 3 डिजिट के बनाए थे। यहाँ पे क्योंकि उसकी वैल्यू 4 है, 2 की वैल्यू 4 है तो 16 बनता है, तो हम उसको डिवाइड करेंगे 4 नंबर्स के अंदर, यानी कि ये जो पेयर है ये 4 4 के अलग अलग बन जाएंगे। और यहाँ पे ये वही टेबल है जो आपने पीछे दिया था और आपने वैल्यू भी निकाल के देखी थी। जैसे 5 की 101 आया था, जब उनको 4 डिजिट किया तो उसके साथ में एक एक जीरो जो है ये एक्स्ट्रा लग गया हुआ है सारों के साथ। तो वहाँ 0 से 7 तक की वैल्यू यहाँ पे आ गई, 8 से 16 तक यहाँ से आपने उसको जैसे a इज इक्वल टू a है तो हमने वहाँ लिख लिया। यहाँ पे हम इस हिसाब से 13, 14 और 15 इनकी जो वैल्यूज हैं ए बी सी हम उसको पढ़ेंगे और उसके भी नंबर ये आ गए। अब ये बहुत बड़ा लंबा डिजिट है, इसको हमने शॉर्ट करने के लिए देखिए 1101 इज इक्वल टू डी है। इसी तरह ही नेक्स्ट में 0110 है वो 6 है, 1011 बी है, 00102 है। तो इसका मतलब है कि इसका जो आंसर आएगा वो D6B2 है। ये एक्चुअली हेक्साडेसिमल कंप्यूटर यूज नहीं करता ये, क्योंकि बहुत लंबी वैल्यू जो बाइनरी नंबर की आ जाती है उनको शॉर्ट वर्ड में लिखने के लिए हम लोग हेक्साडेसिमल को यूज करते हैं। तो अभी आप कन्वर्जन के अंदर कोई भी नंबर होगा, इससे भी डिजिट अगर ज्यादा आ जाएगा, वो आपको पता ही है कि अगर कम होंगे, पेयर नहीं मुकम्मल होगा तो आप साथ में 0 लगा देंगे, और अगर वो पूरे मुकम्मल होंगे तो आप उसकी वैल्यू इस टेबल के साथ निकाल सकते हैं। ये अब आपको टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आनी चाहिए कि 7 की वैल्यू अगर हमने निकालनी है तो बाइनरी में क्या होगी, इसी तरह अगर 15 की वैल्यू हमने निकालनी है तो क्या होगी, उसके मुताबिक कोई भी नंबर आ जाए तो हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी हम देखेंगे कन्वर्टिंग डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, यानी कि एक वैल्यू है डेसिमल की, उसको हम हेक्साडेसिमल में चेंज कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आपकी बुक के अंदर जो एग्जांपल है वो है 2297 की। 2297 का पहला एल्गोरिथम देख लेते हैं। कन्वर्ट द डेसिमल नंबर टू एन एब्सोल्यूट वैल्यू बाय डिवाइडिंग इट बाय 16। क्योंकि इसमें आप हेक्साडेसिमल कर रहे हैं तो आप डिवाइड करेंगे 16 के साथ, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल में किया। रिकॉर्ड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर, यानी कि ये वैल्यू है 2297 की, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 16 के साथ, और उसको करीबी जो वैल्यू है जहां तक हम उसको तकसीम कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, वहां तक हम करेंगे। जो रिमाइंडर बचेगा वो वहां लिख लेंगे। उसके बाद फिर उसको 16 को करेंगे जैसे यहाँ पे दिया गया, कंटिन्यू डिवाइडिंग द क्वोशिएंट बाय 16 एंड राइट द रिमाइंडर एंटिल द क्वोशिएंट इज 0। तो हम नेक्स्ट वाला जो नंबर है वो भी ले लेंगे, उसके बाद उसको फिर दोबारा करेंगे, जब वो 8 उससे कम है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और रिमाइंडर आपका 8 आ जाएगा। जब हमने ये लास्ट वाला पॉइंट भी कर लिया, रीड रिमाइंडर फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, यहाँ पे आपके ये रिमाइंडर 3 बच गए हैं। अब हमने यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ गया 9, यहाँ आपका रिमाइंडर आ गया 15 और यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ गया 8। अब आपको ये पता है, जैसे हमने यहाँ देखा कि जहाँ पे 15 है वहाँ पे हेक्साडेसिमल में हम f यूज करते हैं, तो इसको हम लोग 15 को f लिख लेंगे। तो आपका जो आंसर आएगा बॉटम टू टॉप करना है तो ये 8F9 आपका आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन है इसी के 3 पॉइंट्स एग्जाम्पल के अंदर भी उन्होंने समझाए हैं कि आपने 2297 को 16 पे डिवाइड किया, आपका रिमाइंडर आ गया 9, क्वेश्चन है 143। उसके बाद 143 को जब आपने डिवाइड किया 16 पे तो आपका रिमाइंडर आ गया f, और इसी तरह ही 8 को जब 16 पे किया तो क्वेश्चन 0 आ गया और रिमाइंडर आपका, तो 8F9 ये आपका आंसर है। तो अब आपने हेक्साडेसिमल की डेफिनेशन भी देख ली, हेक्साडेसिमल की बेस का भी आपको पता चल गया, हेक्साडेसिमल में कौन कौन से नंबर यूज हो रहे हैं, कौन कौन से अल्फ़ाबेट यूज हो रहे हैं। उसके बाद आपने कन्वर्जन फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी भी कर लिया। इसके बाद हमने डेसिमल टू हेक्साडेसिमल भी करके देख लिया, एक एग्जाम्पल भी कर लिया। अब आपने क्या करना है, आपने बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, इसमें कन्वर्जन की एक एक एग्जाम्पल आपने खुद करनी है अपने पास से नंबर बना के। और जो बुक में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, लास्ट में एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको भी कर सकते हैं या आप अपने पास से भी कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, क्योंकि ये आप लोगों के लिए न्यू है और मैथ से रिलेटेड है, तो आपने इसको
जैसे मैंने पार्ट्स में आपको बताया है, इसी तरह भी आपने भी पार्ट्स में ही समझना है, कंफ्यूज नहीं होना। पहले आप बाइनरी को अच्छी तरह करें, बाइनरी को करने के बाद उसकी कन्वर्जन करें, फिर आप डेसिमल को करें, उसकी कन्वर्जन करें, फिर ऑक्टेल को समझें, उसकी कन्वर्जन करें, और फिर हेक्साडेसिमल को करके उसकी कन्वर्जन करके देखें। कुछ नीचे क्वेश्चन भी दिए होते हैं आपके बुक के अंदर, उनको भी करके देख लें। तो यहाँ पे हमारा नंबर सिस्टम, जब हम इसको फर्दर जब पढ़ेंगे तो उसको हम एक टॉपिक के अंदर इनको चारों को नंबर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी। अभी फिलहाल आपने इन तीनों लेक्चर्स को, एक ही लेक्चर है लेकिन उनको 3 पार्ट्स में है, इनको अच्छी तरह समझना है। आपका नंबर सिस्टम यहाँ पे खत्म हो गया। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज। स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका कंप्यूटर टीचर सर काशिफ। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है चैप्टर नंबर 1 का, और 1.5 है, और टॉपिक का नेम है डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटिंग सिस्टम, यानी कि कंप्यूटिंग सिस्टम में डाटा कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले होल नंबर है। होल नंबर को हम W से यानी कि शॉर्ट में W लिख सकते हैं। तो ये आएगा सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूड 0 एंड ऑल द पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि 0 से और उसके अलावा जितनी भी वैल्यूज आएंगी 1 2 3 और सो ऑन, जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी आएंगी, और इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। ये वैल्यू जो है होल नंबर की ये वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे हम किसी चीज़ की तादाद के बारे में बता रहे हैं, यानी कि आपकी एज कितनी है, आप के स्कूल के अंदर बच्चों की तादाद कितनी है, या आपके कितने मार्क्स हैं पेपर्स में, तो वो मेंशन करने के लिए हम होल नंबर को यूज़ करते हैं, क्योंकि वो माइनस में नहीं होते। तो जो भी वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती वो कहलाएगी होल नंबर। अब देखिए 1 बाइट, आपने बाइट का लफ्ज़ आपको समझ आया होगा कि जैसे हम मेगाबाइट की बात करते हैं, गीगाबाइट की बात करते हैं, तो सिंपल हम बाइट की बात कर रहे हैं। 1 बाइट इंटीजर हैज़ 8 बिट्स, यानी कि 1 बाइट जो है उसमें 8 बिट्स होते हैं। 8 बिट्स मिल के एक बाइट बनाता है टू स्टोर वैल्यू। इफ़ ऑल 8 बिट्स आर ऑन इट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वैल्यू, और वो सारे के सारे जितनी भी वैल्यूज होंगी बाइनरी के अंदर वो सारी 1 होंगी अगर तमाम की तमाम ऑन है। ऑन का मतलब है कि सारी पॉजिटिव हैं या ट्रू हैं, तो सारी की वो आपकी वैल्यू आएगी 1 से स्टार्ट होके, और 2 का मतलब है कि ये बाइनरी की वैल्यू है। और जब उसको डेसिमल में लिखेंगे तो वो आएगी 255। होनी तो ये चाहिए 256, लेकिन क्यों है 255 इसको आगे देखते हैं। इफ़ ऑल बिट्स आर ऑफ इट रिप्रेजेंट द मिनिमम वैल्यू, तमाम की तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो 0 में आएंगी। 2 का मतलब है ये बाइनरी वैल्यू है, और इसी जब तमाम 0 हैं तो डेसिमल की वैल्यू भी 0 आएगी। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। 1 बाइट जो है होल नंबर, उसमें 8 बिट्स होते हैं, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमने बताई है 255। उसका जो फार्मूला, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे काउंट हो रही है, n की वैल्यू यहाँ पे 8 है, तो 2 की पावर 8 जब आई, जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 256 आता है, लेकिन जो उसका फार्मूला है वो है 2 की पावर n माइनस 1। तो इसी तरह 256 माइनस 1 वो आ जाएगा 255। इसी तरह जब 2 बाइट की बात करेंगे या 4 बाइट की करेंगे, तो फिर जब 2 बाइट हो गए तो फिर बिट्स भी 16 हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू है ये 16 आ गई, 2 पावर 16, जब उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 65536, लेकिन जब फार्मूला है -1 का तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 65535। तो इसी तरह 4 बिट्स के अंदर क्योंकि 32 बिट्स हैं, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट्स आते हैं, तो यहाँ पे 32 बिट्स बन जाते हैं। तो 2 की वैल्यू 32 है, इसको जब मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये वैल्यू आएगी 4294967 लेकिन हम फार्मूले में से, क्योंकि n की वैल्यू में से हमने 1 माइनस करना है, तो इसमें से जब -1 करेंगे तो फिर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो अभी आपको ये समझ आ गया कि होल नंबर के अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होती है, नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं होती है। और जब तमाम के तमाम इंटीजर पॉजिटिव होते हैं तो वो उसकी वैल्यू ऑन के अंदर आ जाएगी, और तमाम डिजिट जो हैं वो 1 होंगे, और जब वो नेगेटिव आ जाएंगे तो वो तमाम के तमाम डिजिट जो है 0 आ जाएंगे। इसी तरह 1 बाइट के अंदर फार्मूला आपको यूज़ होगा 2 की पावर n माइनस 1। 1 के अंदर वैल्यू आ जाएगी 255, 2 के अंदर वैल्यू आ जाएगी 65553, और 4 बाइट के अंदर आ जाएगी 4294967295। होल नंबर्स के बाद अभी हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लिखते हैं z के साथ, और आप सिर्फ इतना समझ लें कि होल नंबर्स के अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं 0 से लेके 1 2 3, और जब इंटीजर्स आ जाता है तो इसके अंदर नेगेटिव की वैल्यूज़ भी आ सकती हैं।
यानी कि 0 के बाद -1, -2, -3 लेफ्ट साइड के ऊपर वो जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो भी लिखी जा सकती हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सेट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स वी कॉल देम साइन नंबर। साइन नंबर से मुराद है कि उसके साथ में कोई ना कोई, क्योंकि जब पॉजिटिव होता है हम उसको विदाउट साइन भी लिखेंगे तो वो पॉजिटिव ही कहलाएगा, लेकिन जब माइनस की वैल्यू आती है तो उसके साथ में माइनस का निशान लगाना लाजमी है। तो माइनस जो है उसको मेंशन किया गया है एज ए साइन इंटीजर के तौर पे। तो यहाँ पे आ गया कि वी कॉल देम साइन नंबर्स एंड द इंटीजर विल बी 0 से लेके वैल्यू चलेगी है माइनस की तरफ, -4 से सो ऑन तक, और यहाँ पे 0 से लेके 4 तक है, और जहाँ तक भी वैल्यू जाएगी वहाँ तक आ जाएगी। आगे हम इसको थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ लेते हैं कि 1 बिट इज रिजर्व फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए एक बिट रिजर्व रखा जाता है। इफ साइन बिट इज ऑन इट इज नेगेटिव, अदरवाइज इट विल बी पॉजिटिव, यानी कि अगर साथ में साइन लगा होगा, अगर तो साइन नहीं लगा होगा तो वो तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर साइन लगा होगा जैसे माइनस का साइन लगा हुआ है तो वो नेगेटिव की वैल्यू होगी। मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कैन बी स्टोर इन अ 1 बाइट साइन इंटीजर इज 0, क्योंकि एक जो नेगेटिव वैल्यू के लिए जो साइन लगाया गया उसकी जगह पे फिर 0 आ गया, 0 1 1 ये वैल्यू आ जाएगी, और अगर डेसिमल में देखेंगे तो 127 और ये डेसिमल की वैल्यू आ गई। अगर इसी तरह ही जैसे n-1 है, द मैक्सिमम वैल्यू विल बी 2 की पावर n-1 और उसके बाद माइनस, क्यों हमने होल नंबर का जो फार्मूला था उसके अंदर 2 की पावर n थी और -1 था, यहाँ पे 2 की पावर में n-1 है उसके बाद -1 हो रहा है। ये जो फार्मूला है ये हम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। तो अभी होल नंबर भी आपको एक दफा समझ आ गया और इंटीजर्स की भी समझ आ गई। अभी हम इसके बाद देखते हैं कि 1th कंप्लीमेंट और नेगेटिव वैल्यूज को स्टोर करने के लिए जो 2's कंप्लीमेंट है इसके बारे में अभी हम पढ़ लेते हैं। 1th कंप्लीमेंट की अगर आप डेफिनेशन देखें तो वो है इट इज़ अ बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यूज टू एक्सप्रेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इन डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव की जो वैल्यूज हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिस्टम यूज होता है उसको कहा जाता है 1th कंप्लीमेंट। 1 complement represent negative numbers in binary by inverting all the bits, changing zeros to 1 and 1 to 0। तो फर्स्ट 1 complement के अंदर क्या होता है, तमाम वैल्यूज जो 1 हैं उनको 0 कर दिया जाता है और जो 0 की वैल्यू होती है वो 1 कर दी जाती है। तो आपने इस डेफिनेशन को अच्छी तरह कर लेना है। 1 complement और 2 complement का क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम या एक्सप्लेन द 1 कंप्लीमेंट एंड 2 कंप्लीमेंट, लेकिन आपने इसकी डेफिनेशन को अच्छी तरह समझ लेना है। नेगेटिव वैल्यूज को स्टोर करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसको बोलते हैं 2's कंप्लीमेंट। 2's कंप्लीमेंट की डेफिनेशन देख लें। टू स्टोर नेगेटिव वैल्यू कंप्यूटर यूज अ मेथड कॉल्ड 2's कंप्लीमेंट टू फाइंड द 2 कंप्लीमेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर फॉलो दीज स्टेप्स। यानी कि अगर आपने एक नंबर है, वो एग्जाम्पल के अंदर हम देख लेते हैं, तो 2 स्टेप यूज होते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको वैल्यू दी गई है फर्स्ट पॉइंट में, इन्वर्ट ऑल द बिट्स, चेंज 0 to 1 एंड 1 to 0। अगर आपको वैल्यू दी गई है 1 1 0 0 तो जब उसको चेंज करेंगे तो वो हो जाएगी 0 0 1 1, यानी कि जो भी वैल्यू दी गई है उसको आपने इन्वर्ट कर देना है। जो 1 है उनको 0 कर देना है, जो 0 है 1 कर देना है। उसके बाद क्या करना है, ऐड 1 टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी कि जो लास्ट वाला डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देना है। तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा माइनस की वैल्यू के लिए। अभी जो एग्जांपल आपके बुक के अंदर दी है वो है लेट्स कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 5 टू एन 8 बिट बाइनरी नंबर। अब देखिए 5 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे बाइनरी के अंदर तो वो निकलेगी 101। हमने लास्ट लेक्चर में, आपको याद होगा, हमने करके भी देखा था प्रैक्टिकल। तो अभी हमने क्या किया उसको, क्योंकि हमने 8 बिट के अंदर करना है तो हमने बाकी जो 5 जो डिजिट हैं वो 0 लगा दिए। तो ये एक दफ़ा 8 बिट में कंप्लीट हो गया, पूरा एक बाइट मुकम्मल हो गया है तमाम 8 बिट्स मुकम्मल होने के बाद। आपने पहला वाला जो स्टेप है वो आपने कर लिया अपनी एग्जाम्पल का, आपने डेसिमल नंबर को 8 बिट के अंदर कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद आपने किया इन्वर्ट ऑल द बिट्स। ये जो वैल्यू है जो यहाँ पे लिखी हुई थी उसको जब इन्वर्ट किया है, जो 1 है वो 0 है, जो 1 हो गए, और जो 1 था वो 0 हो गया, और 0 और 1 0 ये वैल्यू आ गई आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो आपका स्टेप है वो है ऐड 1। तो इसी वैल्यू के अंदर आपने 1 को ऐड कर लेना है, और
जो आपका आंसर आएगा ये आपकी माइनस की वैल्यू जो है -5, यानी कि आपने 5 किया था तो उसकी -5 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1111011 और उसके पावर 2। तो इस तरह आपने ये देख लिया कि आपने नेगेटिव वैल्यू को कैसे स्टोर करना है। ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी होगा, जब हम लास्ट में एक्सरसाइज करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, तो उसमें भी देख लेंगे। वंस कम्प्लीमेंट और नेगेटिव वैल्यूज और टूज कम्प्लीमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने मिस नहीं करना है। तो आज के लेक्चर में आपने होल नंबर और इंटीजर्स इनके दरमियान में डिफरेंस भी आ सकता है और वंस कम्प्लीमेंट और टू कम्प्लीमेंट्स के दरमियान में डिफरेंस भी आ सकता है। हमारा ये टॉपिक अभी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट का जो टॉपिक है, जो अगला लेक्चर आएगा, वो है अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में, जिसमें हम ऐड, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देखेंगे बाइनरी नंबर्स को। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर सर काशिफ। आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में, और ये टॉपिक आपकी बुक के अंदर 1.6 है और लेक्चर नंबर 9 है। बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशन से मुराद है कि जो आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आप करते आए हैं वो सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन है। लेकिन यहाँ पे हमने पढ़ना है बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशन। इस मीन्स के इसके अंदर जो वैल्यूज़ होंगी वो सिर्फ 0 और 1 से रिलेटेड होंगी, इसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम एडिशन को देख लेते हैं, उसके बाद हम 1 बाय 1 सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को भी देखेंगे। तो एडिशन के अंदर बाइनरी का, क्योंकि हमने बाइनरी पढ़ना है, इसके अंदर वैल्यू 2 ही यूज़ होंगी, 0 एंड 1। और बाइनरी एडिशन रूल्स 4 हैं। एक तो है 0 + 0 = 0, ये आपका नॉर्मल जो है आप पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद सेकंड वन है 0 + 1 1 होगा, और थर्ड वन है 1 + 0, ये भी 1 होगा। ये तो आपके लिए सिंपल है। लेकिन जब हम करेंगे 1 + 1, तो यहाँ पे एक्चुअल में तो ये 2 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि 2 तो बाइनरी नंबर्स में आता ही नहीं है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, 1 + 1 की जब वैल्यू आएगी तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 0 की, ठीक है। और ये जो 1 आ रहा है वो कैरी हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट वाली जो वैल्यूज है उसके अंदर वो ऐड हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट वैल्यू जा रही है वो 1 है, और 1 + 1 की जगह पे हम लोग लिखेंगे 0 और कैरी कर देंगे 1 को। अब आपकी जो बुक के अंदर एग्जाम्पल है उसमें हमने दो वैल्यूज को ऐड किया है, 1101 और 1011। अभी आप देखें 1 को 1 से ऐड करना है। हमने यहाँ पे पढ़ा कि 1 को प्लस करते हैं तो नंबर आता है 0, हमने 0 कर दिया। अब जो कैरी है वो हम यहाँ पे ले गए नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर। अब कैरी को और 0 को और 1 को जब ऐड करेंगे तो फिर दोबारा, क्योंकि 2 आ गया यही वाली वैल्यू, फिर दोबारा 0 आ जाएगा, तो 1 कैरी फिर नेक्स्ट वैल्यू पे चला जाएगा। अब 1 को और 1 को जब दोनों को दोबारा ऐड करेंगे फिर वैल्यू 0 आ जाएगी, और ये जो 1 है ये कैरी होके नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर चला जाएगा। अब नेक्स्ट वैल्यू में दोनों वैल्यूज 1 और 1 है, तो थर्ड भी 1 आ गई, तो ये प्लस करें तो 3 आ जाता है। 3 का अगर हम बाइनरी के अंदर निकालें तो वो 11 की वैल्यू निकालती है। हम निकाल के भी देख लेते हैं। लेकिन 3 को जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 और उसके बाद 0 और 1, तो ये जो आंसर है बॉटम टू टॉप आपने पढ़ना है, ये वैल्यू आ गई यहाँ पे, तो आपका आंसर आ गया 11000। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन का। एडिशन आपने कर ली हुई है, सब्ट्रैक्शन भी सेम उसी तरह होनी है जैसे आप लोग करते आए हैं। कुछ चेंजिंग है क्योंकि ये बाइनरी के अंदर कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो है इट कैन बी कैरी आउट बाय एडिंग द टूज कम्प्लीमेंट। आपने लास्ट वाले टॉपिक में टूज कम्प्लीमेंट को पढ़ा था, ऑफ द सब्ट्रैंड टू द माइनोएंड। अब आपने सब्ट्रैंड और माइनोएंड में कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। जो कि बड़ी वैल्यू होती है जिसमें से दूसरी वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो बड़ी वाली वैल्यू उसको हम बोलेंगे माइनोएंड, और जिस वैल्यू को आपने सब्ट्रैक्ट करना है उसको बोलेंगे सब्ट्रैंड। तो अभी इसी के हिसाब से स्टेप वाइज हम जो आपके एग्जाम्पल है वो भी करके देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 9 इन बाइनरी, यानी कि 9 में से 6 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे आपकी 9 की वैल्यू आ गई। 9 को जब आप लोग बाइनरी में तकसीम करेंगे तो वो आ जाएगा 1001। इसी तरह 6 की जो वैल्यू है जिसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है उसको जब हम बाइनरी में वैल्यू लेंगे तो वो आएगी 0110। दो वैल्यू तो आपके पास बाइनरी में आ चुकी हैं।
अब उनको कैसे आपने सब्ट्रैक्ट करना है, उसके जो 2 स्टेप हैं वो आप अच्छी तरह समझें। फर्स्ट में क्या करना है, फाइंड द टूज कंप्लीमेंट ऑफ द सब्ट्रैंड, यानी कि ये जो वैल्यू है इसका टूज कंप्लीमेंट निकालना है। टूज कंप्लीमेंट का निकालने का तरीका हमने पीछे लास्ट वाले लेक्चर के अंदर समझा था, जिसमें हमने इस वैल्यू को इन्वर्ट करना है। फर्स्ट वाला स्टेप है इन्वर्ट द बिट्स ऑफ 0 1 1 0, यानी कि ये वाली वैल्यू है इसको इन्वर्ट करेंगे। इन्वर्ट का मतलब है कि इसको चेंज कर देंगे, जहां पे 0 होगा उसको 1 कर देंगे, जहां पे 1 है उसको 0 कर देंगे। अब हमने जब उसको चेंज किया, 0 की जगह पे 1 आ गया, 1 की जगह पे 0 आ गया, 1 की जगह 0 है और 0 की जगह 1 है, तो अब वैल्यू बन गई है 1 0 0 1। हम इसको यूज नहीं करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है इसको यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो स्टेप था वो था ऐड 1 टू द इन्वर्टेड नंबर। इसमें जो इन्वर्ट हुआ हुआ नंबर है उसमें 1 को ऐड करेंगे। अब ये वाला नंबर है जो हमने इन्वर्ट किया, ये आ गया यहाँ पे, और इसके अंदर हमने 1 को ऐड करना है। तो 1 को जब ऐड करेंगे, सिंपल जैसे आप लोग ये ऐड कर रहे हैं उसी तरह आप लोग ये वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 0 1 0। ठीक है, जब हमने ये वैल्यू निकाली है तो इट मीन्स कि अब हमने 6 के साथ में माइनस की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि अगर हम डेसिमल में लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं -6, क्योंकि हमने जो टूज कंप्लीमेंट वाले दोनों स्टेप है हमने कंप्लीट कर लिए। अगर हम बाइनरी में लिखेंगे तो 1 0 1 0 लिख सकते हैं, अगर हम उसको डेसिमल में लिखना चाहें तो हम उसको -6 भी लिख सकते हैं। अब सेकंड स्टेप जो है वो है ऐड द माइनोरेंड एंड द टूज कंप्लीमेंट ऑफ सब्ट्रैंड, यानी कि ये जो हमने वैल्यू अब निकाली है इसको हमने माइनोरेंड की जो वैल्यू है उसके अंदर ऐड करना है। तो ये वाली वैल्यू जो है 1 0 0 1 ये यहाँ पे आ गई। ये जो वैल्यू अभी हमने निकाली है 1 0 1 0 की वो यहाँ पे आ गई है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे, सिंपल जैसे हमने ये वाला ऐड किया है इसी तरह जब आप ऐड करते हैं तो इसकी आंसर आएगा 1 0 0 1 1। ठीक है, अब थर्ड वाला जो स्टेप है उसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो कैरी की नंबर है इसको हमने डिलीट कर देना। तो पीछे क्या बच गया 0 0 1 1, तो हमने डिस्कार्ड द कैरी बिट। तो इसमें से 1 0 0 1 1 में से हमने डिस्कार्ड किया तो हमें नंबर आ गया 0 0 1 1। और आपको ये भी पता है कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी की थी कि 3 की बाइनरी की वैल्यू आ जाएगी 1 और 1, जैसे ये आई हुई है। और अगर इसको हम डेसिमल में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 3 की पावर 10। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि आंसर आपका बाइनरी में होगा तो 1 1 आएगा, और अगर हम डेसिमल में नंबर लेंगे तो वो 3 आएगा। अगर आप सिंपल माइनस करके देखें, सब्ट्रैक्शन करके, तो 9 -6 इज इक्वल टू 3, तो ये डेसिमल का नंबर आ गया, और ये जो 11 है ये आपका बाइनरी का नंबर आ गया। अभी आपने एडिशन का जो पूरा स्टेप है वो भी समझ लिया है, और सब्ट्रैक्शन सिंपल सब्ट्रैक्शन नहीं है, जो इसमें हमने टूज कंप्लीमेंट के जरिए वैल्यू निकाल के उसके बाद जाके हमने आंसर निकालना है। तो इसको आपने स्टेप वाइज देखना है। आपकी बुक में सारे स्टेप लिखे हुए हैं, यहाँ पे क्योंकि टाइम भी कम है और थोड़ी जगह भी कम है तो इस वजह से मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आपको समझा दिया है। लेकिन अगर नहीं समझ आएगी तो हम इसका अलग से एक लेक्चर भी बना सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन को अलग से, एडिशन को अलग से, लेकिन वो बाद में हम देख सकते हैं। अभी फिलहाल आपने यहाँ से इसको समझना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद अभी हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन में जिस तरह हम डेसिमल की जैसे सिंपल हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरह ही है, ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। सिर्फ इसमें क्योंकि नंबर बाइनरी हैं तो इसमें सिर्फ 0 और 1 होगा। तो इनके जो स्टेप है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो स्टेप है मल्टीप्लाई का वो है अलाइनिंग बाइनरी नंबर बाय द लीस्ट साइन सिग्निफिकेंट बिट, यानी कि जो आपको जो नंबर्स दिए गए हैं, जैसे ये वाले नंबर हैं, इनको आपने अलाइन करना है। जो कम वाला नंबर है उसको नीचे रख लें और जो बड़ी वाली वैल्यू है उसको ऊपर रखेंगे। इनको अलाइन करने के बाद मल्टीप्लाई ईच बिट ऑफ द सेकंड नंबर बाय ईच बिट ऑफ द फर्स्ट नंबर, यानी कि ये जो सेकंड वैल्यू है उसके हर बिट को आपने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ। उसके बाद शिफ्ट द पार्शियल रिजल्ट 1 प्लेस टू द लेफ्ट फॉर द ईच न्यू रो, यानी कि फर्स्ट में 1 को आपने जब मल्टीप्लाई किया 101 के साथ, वो तो आंसर यहाँ पे आ गया। उसके बाद नेक्स्ट वाले डिजिट को आपने इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपने फर्स्ट वाले डिजिट के दरमियान में एक लाइन छोड़ देनी है और उससे नेक्स्ट वाली लाइन में वो वाला आंसर लिखना है। इसी तरह अगर 3 डिजिट होते तो जब हम देते तो यहाँ पे 2 स्पेस हम छोड़ के उसके बाद आगे हमने उसकी वैल्यू देनी थी। ऑल 3 स्टेप एक दफा दोबारा देख लेते हैं। फर्स्ट वाला स्टेप ये कह रहा है
कि अलाइनिंग बाइनरी नंबर्स, यानी कि आपने लीस्ट वैल्यू को और हायर वैल्यू को कैसे अलाइन करना है वो आप पहले कर लेंगे। उसके बाद आपने सेकंड वाली वैल्यू को, जितने भी डिजिट होंगे उनको आपने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट वाली वैल्यूज के साथ 1 बाय 1। और जब आप फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो वैल्यू सिंपल आ जाएगी, और लेकिन जब आप सेकंड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक स्पेस छोड़ के उससे आगे से आप स्टार्ट करेंगे। और थर्ड वाला जो स्टेप है, लास्ट स्टेप है, जो दोनों वैल्यूज आएंगी या थर्ड 3 वैल्यूज आएंगी, अगर ये 3 डिजिट होते, उनको आप ऐड करेंगे। जो ऐड करके जो आंसर आएगा वो आपका आंसर है। अब आपकी बुक के अंदर जो एग्जाम्पल है वो है मल्टीप्लाई टू बाइनरी नंबर 101 को आपने मल्टीप्लाई करना है 11। तो सबसे पहले हम अलाइन कर लेते हैं। 101 की वैल्यू ऊपर आ जाएगी और 11 की वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब उसके बाद हम 1 बाय 1 इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 101 के साथ, और आंसर आ गया 101। उसके बाद एक स्पेस हमने छोड़ दी है। यहाँ पे 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा 101 के साथ, तो यहाँ पे 101 आ गया। सिंपल जो आप एडिशन करते हैं, यहाँ पे 1 आ गया, 1 और 0 का 1 आ चुका है, 1 और 0 का यहाँ भी 1 आएगा। ये जो 1 है ये इसी तरह ही नीचे आ जाएगा। अब हमने जब यहाँ पे वैल्यू को लिखनी है, यहाँ पे हम बोलेंगे कि 101 और 11 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आएगा 1111, और ये बाइनरी की वैल्यू होगी। तो इस तरह आपको मल्टीप्लिकेशन की भी स्टेप वाइज समझ आनी चाहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज के अंदर तो आप उसको इजीली कर सकें। मल्टीप्लिकेशन के बाद अभी हम देखेंगे डिवीजन को। डिवीजन उसी तरह ही आपने करनी है जिस तरह आप पहले करते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि बाइनरी के अंदर कर रहे हैं 0 और 1 की वैल्यूज़ में, तो उसके मुताबिक हम समझ लेते हैं। इसमें भी 4 स्टेप्स हैं जो आपको समझना लाजमी है। 4 स्टेप्स को आप एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आपको आसानी से समझ आएगा। फर्स्ट स्टेप है कंपेयर, सेकंड है सब्ट्रैक्ट, थर्ड है शिफ्ट और फोर्थ है रिपीट। कंपेयर का क्या मतलब है कि एक वैल्यू जो बड़ी वैल्यू है जिसको दूसरी रकम के साथ या दूसरे नंबर के साथ हम डिवाइड करना है, इसको बोलेंगे डिविडेंड, और जो वैल्यू से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं उसको बोलेंगे डिवाइजर। अब सबसे पहले फर्स्ट जो डिजिट है उनको हम कंपेयर करेंगे उस वैल्यू के साथ जिससे हमने उनको डिवाइड करना है, जिसको डिवाइजर कहते हैं। अब देखें यहाँ पे 11 है। फर्स्ट का जो स्टेप है वो कंपेयर का है, तो यहाँ पे हमने कंपेयर किया 11 को और 10 को। अब यहाँ 10 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा 10। जब उनको माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 1, यानी कि 11 में से सब्ट्रैक्ट हुआ 10 तो आंसर 1 है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो हमने सब्ट्रैक्ट है वो भी कर लिया यहाँ पे। उसके बाद थर्ड वाला जो पोर्शन है शिफ्ट का, शिफ्ट का मतलब है कि यहाँ पे नेक्स्ट जो डिजिट है उसको हम साथ में 1 के साथ शिफ्ट करेंगे, तो वहाँ पे 10 आ गया। अब फिर 10 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फिर दोबारा 10 आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है रिपीट। रिपीट का मतलब है हम यही स्टेप दोबारा तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक आपका आंसर 0 नहीं आ जाता। क्योंकि नेक्स्ट वाला डिजिट 0 था तो हमने यहाँ पे 0 मेंशन कर दिया, और 10 को हमने मल्टीप्लाई किया जब 0 के साथ तो यहाँ 0 आंसर आता है, तो उसको हम डायरेक्ट यहाँ पे 0 ले गए और अब हमारा आंसर है 110। तो आपकी बुक के अंदर जो एग्जांपल दी हुई है 1100 को आपने डिवाइड करना है 10 के साथ, तो हम सिंपल स्टेप में जब उसको डिवाइड करते हैं 110 को 10 के साथ तो उसका आंसर आ रहा है 110, और ये जो 2 लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये बाइनरी की वैल्यू है। तो अभी आपने एडिशन को भी समझ लिया, सब्ट्रैक्शन को भी समझ लिया, मल्टीप्लिकेशन भी कर ली और डिवीजन भी कर ली। एडिशन भी सिंपल है जैसे हम लोग पहले करते आए हैं, मल्टीप्लिकेशन भी सिंपल है, डिवीजन भी सिंपल है। सिर्फ सब्ट्रैक्शन के अंदर सिर्फ टूज कम्प्लीमेंट का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको आपने समझना है तो आपने लास्ट वाला जो टॉपिक है उसको अच्छी तरह देखना है और फिर आपको ये क्लियरली समझ आ जाएगा। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आज के लेक्चर के बाद जो लास्ट लेक्चर रह गया है वो आस्की और यूनिकोड के बारे में है, तो नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर सर काशिफ। आज का हमारा चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है और ये लेक्चर नंबर 10 है और आपका टॉपिक नंबर 1.7 है और टॉपिक का नाम है कॉमन टेक्स्ट इनकोडिंग स्कीम्स। कॉमन टेक्स्ट इनकोडिंग स्कीम से मतलब ये है कि जो टेक्स्ट आप कंप्यूटर को
टाइप करते हैं जिसमें सिंबल्स भी होती हैं, कैरेक्टर्स भी होती हैं, डिफरेंट लैंग्वेज में से डिफरेंट वर्ड्स यूज़ होते हैं, उनको कंप्यूटर को किस फॉर्मेट में समझ आते हैं। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन देखें, टेक्स्ट इनकोडिंग स्कीम आर इसेंशियल, यानी कि टेक्स्ट इनकोडिंग स्कीम ज़रूरी हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम वेरियस लैंग्वेजेस एंड सिंबल्स इन अ फॉर्मेट दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस, यानी कि कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए और प्रोसेस करने के लिए जो फॉर्मेट चाहिए होता है वो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम फॉर्मेट देखेंगे वो है आस्की कोड का। आस्की इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि इसमें सब कैपिटल है, ASCII, और इसकी फुल फॉर्म बनेगी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि वो स्टैंडर्ड है जिसके मुताबिक आप इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज कर सकते हैं, उसको बोलेंगे आस्की कोड। आस्की कोड के अंदर डिजिट्स 128 यूज होते हैं, और आपको पहले पता है कि जब आप 0 से स्टार्ट करते हैं तो फिर वो डिजिट एक कम हो जाता है, तो ये इसकी रेंज होगी 0 से लेके 127 के दरमियान में, और ये 7 बिट्स पे काम करता है। अब इसकी हम एक बहुत लंबा टेबल है आपकी बुक के अंदर, पेज नंबर 18 और 19 पे अगर आप देखेंगे तो एक मुकम्मल एक टेबल है जिसमें तमाम नंबर्स, तमाम सिंबल्स, तमाम करैक्टर्स, स्मॉल ABC या कैपिटल ABC जो भी है उसका कौन कौन सा आस्की कोड एक होगा वो लिखा हुआ है। उसमें आपकी प्लस साइन का भी आस्की कोड है, आपका माइनस साइन का भी, मल्टीप्लिकेशन का भी, सेमी कॉलन का भी, कॉलन का भी, कॉमा, डॉट, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उनको एक एक कोड दिया गया है। तो वहाँ से आपने टेबल को एक दफ़ा देख लेना है। अगर आपको कोई एग्जांपल आ जाती है तो आप वहाँ से देख के उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। अब आपकी बुक के अंदर एक एग्जांपल दी गई है कि आपकी कंट्री का जो नेम है पाकिस्तान, उसमें जौन जौन से सिंबल यूज़ हो रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान को हम लिखते हैं, पाकिस्तान का P कैपिटल और उसके बाद बाकी सारे स्मॉल ABC में, और उनकी जो वैल्यूज़ हैं उस टेबल के अंदर जो पेज नंबर 18 और 19 में, उसमें से निकाल के हम लिखते हैं कि हमारे पाकिस्तान की वैल्यू आस्की कोड में क्या बनेगी। अब देखें, आप टेबल को सामने एक दफ़ा खोल लें, वहाँ पे देखेंगे कैपिटल P की वैल्यू वहाँ पे है 80, स्मॉल A की 97, स्मॉल K की 107, I की है 105, S की है 115, T की है 116, A की वैल्यू है 97 और N की वैल्यू है 110। तो अगर हम पाकिस्तान का टोटल ये देखेंगे उसमें आस्की कोड में हमारे पाकिस्तान की कौन सी वैल्यू बनती है, तो ये इतनी लंबी जो वैल्यू है, इस ये कंप्यूटर को समझ आने के लिए पाकिस्तान के लिए ये वाला फॉर्मेट यूज़ होगा आपको वैल्यू देने के लिए। और आप एक काम करेंगे, आपका जो नाम है, जो भी नाम है, आप इस टेबल में से आई को अगर कैपिटल लिख रहे हैं तो आपने कैपिटल की वैल्यू लिखनी है, अगर स्मॉल लिख रहे हैं तो स्मॉल की वैल्यू लेनी है। तो आपने मुझे ये बताना है कि आप अपने नाम की जो वैल्यूज उस टेबल में से लेते हैं तो आपके नाम की आस्की कोड में क्या वैल्यू बनती है। अब आस्की कोड की आपको समझ आ गई। एक टेबल है उसके अंदर वैल्यूज पहले से दी गई हैं, उसके अंदर कैरेक्टर 128 हैं जो 0 से 127 होते हैं और ये 7 बिट्स पे काम करती है। अब इससे एक एक्सटेंडेड वर्जन है, एक्सटेंडेड आस्की। यहाँ पे 7 बिट यूज हो रहे हैं और यहाँ पे 8 बिट यूज हो रहे हैं। वहाँ पे 128 कैरेक्टर यूज हो रहे हैं आस्की कोड में, यहाँ पे 256 कैरेक्टर हैं। यानी कि अगर इनके दरमियान में डिफरेंस भी आ जाए तो आप बता सकते हैं कि उसमें 7 बिट्स हैं, इसमें 8 बिट्स हैं, उसमें 128 कैरेक्टर्स हैं, इसमें 256 कैरेक्टर हैं। और इसके अंदर क्योंकि उससे डबल एक्स्ट्रा जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, इट इंक्लूड्स एडिशनल सिंबल्स, एक्सेंटेड लेटर्स एंड अदर कैरेक्टर्स। यानी कि आस्की कोड में जो 127 कैरेक्टर्स हैं उनके अलावा जो एक्स्ट्रा कोई सिंबल्स बचेंगी या कोई ऐसे वर्ड्स जो कि इसमें नहीं हो रहा है कंप्लीट, तो उनके लिए जो हम कोडिंग स्कीम यूज करेंगे जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स के लिए, वो होगी एक्सटेंडेड आस्की। और लेकिन ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ और आपको भी पता होना चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट हैं वो 128 जो पहले वाले कैरेक्टर्स हैं वही हैं, जो उसके बाद वाले बहुत कम यूज होते हैं। लेकिन एक कोडिंग स्कीम है तो इसलिए हमने पढ़ना भी लाजमी है और आपको पता भी होना चाहिए। अब आस्की कोड और एक्सटेंडेड इसके वर्जन के बाद हम अब देखते हैं कि इसके अलावा कौन कौन सी स्कीम्स हैं। उसमें एक यूनिकोड है और यूनिकोड के आगे कुछ टाइप्स हैं। नेक्स्ट कोडिंग स्कीम है यूनिकोड,
और यूनिकोड की डेफिनेशन एक बार देख लें। इट इज यूज फॉर मैपिंग ऑल ग्राफिक कैरेक्टर्स यूज्ड इन एनी ऑफ द वर्ल्ड्स राइटिंग सिस्टम, यानी कि वर्ल्ड में जितने भी राइटिंग सिस्टम यूज होते हैं उनमें जितने भी सिंबल्स या कैरेक्टर्स यूज होते हैं उनके लिए जो फॉर्मेट यूज होता है उसको बोलते हैं यूनिकोड। यूनिकोड आप ऐसे देख लेंगे आस्की कोड के अंदर ओनली 128 कैरेक्टर होते हैं और 7 बिट्स के ऊपर ये काम करते हैं, जबकि यूनिकोड के अंदर अनलिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं, मिलियंस ऑफ कैरेक्टर्स। वो कोई भी सिंबल या कोई भी कैरेक्टर हो उसको आप यूनिकोड में से वैल्यू दे सकते हैं। अब वो कैसे हम दे सकते हैं उसकी भी आगे से 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं UTF-8। UTF-8 याद रखिएगा कि एक वेरिएबल लेंथ इंकोडिंग स्कीम है जो कि कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट वेरिएबल्स को यूज कर सकती है फ्रॉम वैल्यू 1 to 4। और इसमें एक चीज और भी समझने वाली है कि ये यूनिकोड और आस्की कोड आपस में कंपैटिबल भी हैं, यानी कि कोई भी वैल्यू अगर आस्की कोड में होगी तो वो UTF-8 उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, यानी कि कोई भी न्यू और ओल्ड वैल्यू जो कि आस्की कोड में लिखी होगी UTF-8 उसको अंडरस्टैंड भी कर सकता है और उसको प्रोसेस भी कर सकता है। लाइक UTF-8, UTF-16 इज आल्सो ए वेरिएबल इनकोडिंग स्कीम। इट यूज 2 or 4 बाइट्स टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर। लेकिन इसमें UTF-16 और UTF-8 में ये डिफरेंस है कि ये आस्की कोड के साथ कंपेटिबल नहीं है, यानी कि जो वैल्यू आस्की कोड में होगी वो ये अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो इट मीन्स कि ये इनके UTF-16 और UTF-8 के दरमियान में सिर्फ यही डिफरेंस है कि ये कंपेटिबल नहीं है, इसकी वैल्यूज अलग होंगी और आस्की कोड की वैल्यूज अलग होंगी। UTF-32 जो है ये इनकोडिंग स्कीम है जिसमें फिक्स्ड बाइट्स यूज होते हैं, यानी कि हर कैरेक्टर को शो करने के लिए 4 बाइट्स यूज होंगे। तो ये आपको पता है कि 1 बाइट इक्वल होता है 8 बिट्स के। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हर कैरेक्टर के लिए जो आप कैरेक्टर यूज करेंगे वो 32 होंगे, 32 बिट्स। तो है तो ये सिंपल मेथड, लेकिन जब आप डाटा स्टोर करते हैं तो हर कैरेक्टर के लिए जब 32 बिट्स यूज होंगी यानी कि 4 बाइट्स यूज होंगी तो एक वैल्यू बहुत बड़े लेवल पे चली जाएगी। तो ये है डिफरेंस UTF-8 में, UTF-16 में और UTF-32 में। ये फॉर्म्स हैं यूनिकोड की। आपने यूनिकोड को बहुत अच्छी तरह समझना है और आगे इसके 3 जो टाइप्स हैं इनको तीनों को भी एक दफ़ा पढ़ लेना है तो आपको समझ आ जाएगी। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आएगा कि राइट अबाउट द आस्की कोड, और यहाँ क्वेश्चन आएगा राइट अबाउट द यूनिकोड, और अगर ये आ जाए कि डिटेल अबाउट द फॉर्म्स ऑफ यूनिकोड तो फिर आप UTF-8, UTF-16 और UTF-32 को साथ में मेंशन करेंगे। तो अभी आपने आस्की कोड को समझ लिया और साथ में यूनिकोड को समझ लिया, इन फॉर्मेट्स पे आपने देख लिए। अभी नेक्स्ट जो एक टॉपिक रह गया है उसमें यह है कि आपका कंप्यूटर डाटा स्टोर कैसे करता है, यानी कि हाउ कंप्यूटर स्टोर फाइल्स। आप कुछ भी डाटा अगर अपने कंप्यूटर में देते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसको सेव करते हैं तो वो कैसे सेव हो रहा होता है। सबसे पहले उसके अंदर होता है हार्ड डिस्क ड्राइव जिसको हम HDD कहते हैं, और सेकंड के ऊपर है सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD, और थर्ड है क्लाउड स्टोरेज। तो 3 तरीके से आपका कंप्यूटर जो है वो डाटा स्टोर कर सकता है। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है HDD ये यूज़ करती है स्पिनिंग डिस्क, यानी कि इसमें मैग्नेट वाली डिस्क होती है जिसके ऊपर डाटा स्टोर होता है, और ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो हमारा डाटा स्टोर करना होता है और हमने बहुत अरसे के लिए सेव करना होता है उसके लिए हार्ड डिस्क यूज़ होती है। हार्ड डिस्क पहले अभी इस टाइम पे आप GB और उसके बाद टेराबाइट्स में यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो उससे नेक्स्ट स्टेज पे आजकल जो ज़्यादा यूज़ हो रही है स्टोरेज के लिए, इसका साइज़ छोटा है हार्ड डिस्क से, और वो है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये फ्लैश मेमोरी के ऊपर काम करती है और इसमें डाटा आपको फास्ट स्टोर भी होता है और फास्ट आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो डाटे को फास्टली यूज़ करने के लिए जो स्टोरेज डिवाइस यूज़ होगी वो SSD यूज़ होती है। और क्लाउड स्टोरेज आपको अंदाज़ा है कि जो भी चीज़ हम इंटरनेट के ऊपर सेव करते हैं, जैसे गूगल के ऊपर गूगल ड्राइव में हम डाटा स्टोर करते हैं, आपके कंप्यूटर में स्टोर नहीं होता, सर्वर के ऊपर स्टोर हो रहा होता है और वो इंटरनेट के ज़रिए ही हम स्टोर करते हैं, इंटरनेट के ज़रिए ही हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो जो डाटा स्टोर होता है वो होता है क्लाउड स्टोरेज में। तो अब कंप्यूटर जो स्टोर फाइल के 3 टाइप्स हैं, उसमें हार्ड डिस्क ड्राइव आपको पता चल गया कि जो आपके कंप्यूटर के साथ लगी होती है और उसका साइज़ भी बड़ा होता है और उसमें आप ज़्यादा डाटा भी स्टोर कर सकते हैं।
SSD जो है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये यूज़ होती है आपका फास्टली डाटा प्रोसेस करने के लिए, और क्लाउड स्टोरेज आपकी यूज़ होती है कि अगर आपकी जो स्टोरेज की डिवाइस है उसमें स्पेस ज़्यादा यूज़ ना हो या स्पेस ख़त्म हो चुकी है, तो हम क्या करते हैं अपने डाटे को क्लाउड के ऊपर, सर्वर के ऊपर स्टोर कर लेते हैं। तो अभी आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, आपने इसको अच्छी तरह पढ़ना है। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, और ये शॉर्ट के हिसाब से आपने इनकी सारी डेफिनेशन को अच्छी तरह देख लेना है, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर तक अल्लाह हाफ़िज़।